20s में जो लोग हैं अगर वो इस बात को समझ जाएंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मुझे लगता है एक टाइम बाद जो है ना वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। जो मेरी फर्स्ट पेचेक मेरा आया था ना, एक हमारे सीनियर होते थे वहाँ पे टेक्नीशियन, तो उन्होंने एक मशवरा दिया था मुझे कि यार इस पैसों को ना आपको सर्कुलेट करना है, कोई इस तरह का एसेट हो जो कि कैश फ्लोज दे। उस छोटी सी ना सैलरी से मेरे पास इतना पॉसिबिलिटी थी कि मैं 2-3 फ्राइज के सेटअप लगा लूँ। अच्छा, वो जो चिप्स होते हैं। हाँ, चिप्स होते हैं, जो ठेले होते हैं। पैसे मेरे पास आते थे, जो सैलरी आती थी, तो मैं उसको कन्वर्ट करा लिया करता था गोल्ड के अंदर। जो भी मेरी सैलरी मिलती थी उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया करता था। सही है, एसेट बना लेता था उसका मैं उसको, क्योंकि मुझे एक ही एसेट क्लास नजर आई कि यार ये एक एसेट क्लास है जो फौरी तौर पे अचीवेबल है, लेकिन अगेन उससे रिस्क एसोसिएटेड है। कोविड आ गया ना, तो कोविड आ गया तो उसमें मेरे लिए 2 लेसन थे। एक तो हर चीज़ बंद हो गई, दूसरा लेसन ये था कि पहले हम समझते थे कि ठीक है जॉब इनसिक्योर होती है, कोविड के बाद ये भी पता लगा कि बिजनेस भी इनसिक्योर हो सकता है। जो आगे बढ़ जाता है ना उसको अपनी वैल्यू पता होती है, और वैल्यू पता करने का मैंने फार्मूला बड़ा अच्छा बताया था अपनी पहली वीडियो में कि आप ये समझें मैं अहम क्यों हूँ। ये जो इंडिया के अंदर और पाकिस्तान में जो एक डिफरेंस है ना, वो ये कि जो हमारी जो जनरेशन बाहर आती है यूनिवर्सिटी से, मुझ समेत भी हमारे साथ ही हुआ, उनको नॉलेज नहीं है कि यार पैसा कमाना तो है, लगाना किधर है वो नहीं पता। फेसबुक पे मैं देख रहा था तो वहाँ से बोला कि भाई जूम कंपनी के शेयर्स और उनकी कोई फ्यूनरल कंपनी थी और वहाँ के शेयर्स ना वो स्काई रॉकेट हो गए, बिल्कुल उसने चार्ट बना हुआ था। ये क्या है? अच्छा, ये खबरों में आना शुरू हो गया। अब ज़्यादा बात है, एक बंदा सोशल मीडिया पे बैठता है, वो चीज़ें देख रहा होता है कि यार पता चल रहा था यार जो मैंने रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो मूव नहीं हो रही कहीं। यूट्यूब पे कम्युनिटी बन रही है, एक्स पे कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। वी विल सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, मनी and all these personal development stuff going forward from Pakistan, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ही है। और सर ये मतलब ये जो है बहुत पीछे हैं भी हम लोग, इसमें बहुत पोटेंशियल है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैंने 2020 में भी इसमें अकाउंट खोला था। मैंने साजगार के शेयर लिए थे, 200 रुपए के होते थे उस वक्त। अच्छा, हाँ, 200 रुपए का शेयर मैंने लिया और मैंने 172 बेच दिया उसको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि आप उनसे जो है ना बहुत कुछ सीखते हो और आप इतने इंस्पायर हो जाते हो उनसे कि आप सोचते हो ये हमारी कम्युनिटी के लिए, जो हमारी रिटेल इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है, उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे ही 2 लोगों को लेकर आया हूँ जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी वैल्यू आप लोगों को भी प्रेजेंट करें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शायान बेग। जो लोग ट्विटर कम्युनिटी पे एक्टिव हैं वो शायान को बहुत अच्छे से जानते होंगे। शायान, वेलकम टू द पॉडकास्ट। एंड वी हैव उमैर आलम खान। उमैर इज ऑल्सो प्रिटी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। ट्विटर पे मैंने उमैर को कहा है कि आप आइए, वहाँ पे भी हमारी रिटेल इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। सो उमैर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और आज हम बहुत सारी ज़बरदस्त बातें करने वाले हैं और आप लोगों को इस पॉडकास्ट में अमेजिंग वैल्यू मिलने वाली है, तो कंटिन्यू रखें। और अब हम एक एक करके उमैर और शायान से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछते हैं। तो सबसे पहले शायान आपसे शुरू करते हैं। कुछ अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कैसे इस फील्ड में आए, आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड हाउ डू यू एंड अप हियर ऑन दिस पॉडकास्ट। हमारे भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसमें हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी दी और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें और उन सबको लेके आपने मुझे चूज़ किया और अपने साथ बिठाए और मुझे आपने मुझ में इस तरह की वैल्यू देखी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ तो मेरा नाम शायान है और मैंने बी इलेक्ट्रिकल की है। उसके बाद से अराउंड 2016 पे पास आउट हुए थे। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप जर्नी की बात करें तो उसमें यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, तो ये सीन हुआ था कोविड में। एक्चुअली क्या है कि जब से जो मेरी फर्स्ट पेचेक मेरा आया था ना, तब से वो स्मॉल अमाउंट थी। तब से ही मुझे एक हमारे सीनियर होते थे वहाँ पे टेक्नीशियन, मैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे तो उन्होंने एक मशवरा दिया था मुझे कि यार इस पैसों को ना आपको सर्कुलेट करना है, क्योंकि अगर आपने इसको बैंक में ही रखा तो ये डिप्रिशिएट हो जाएगा, तो इसको आप ना कहीं यूज़ करना है, कोई ना कोई आपको इससे एसेट लेना है। ठीक है। तो चूँकि वो अमाउंट एक सैलरी पेचेक था, फर्स्ट पेचेक था, इसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, तो फिर मैंने उनकी बात को
जो है एक्नॉलेज किया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि चलें हमारे पास एवेन्यूज़ क्या क्या है, तो जिससे मैंने फिर मशवरे करने शुरू किए। तो सबसे पहला मशवरा आपको पता है रियल इस्टेट का, लेकिन रियल इस्टेट के लिए आपको ना काफ़ी ज़्यादा चंक चाहिए ना, इसमें रियल इस्टेट में आपको अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वो तो फिर मैंने देखा कि इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर मुझे जो दूसरा आइडिया लगा वो गोल्ड का समझ आया, क्योंकि गोल्ड आप उसमें ना 5 ग्राम का भी बिस्किट ले सकते हैं, 10 ग्राम का भी बिस्किट ले सकते हैं। तो लेकिन फिर मैंने जब देखा तो जिस एरिया में कराची में आप रहते हैं, तो मैं जिस एरिया में रहता था उस वक्त, तो वो काफ़ी क्राउडेड था ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक इनिशिएटिव लिया ना, मैंने कहा यार इतना गोल्ड का रख के एक वो भी एसेट तो है, कुछ ना कुछ आई थिंक जनरेट करके देगा। उससे बेहतर ये कि कोई इस तरह का एसेट हो जो कि कैश फ्लोज दे। फिर मैंने कहा एक वो किया कि उस छोटी सी ना सैलरी से मेरे पास इतना पॉसिबिलिटी थी कि मैं 2-3 फ्राइज़ के सेटअप लगा लूँ। अच्छा, वो जो चिप्स होते हैं। हाँ, चिप्स होते हैं जो ठेले होते हैं। सही तो है। क्योंकि वो क्राउडेड था, एरिया भी ऐसा था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा रश, और चिप्स का तो फ्राइज़ का तो ऐसा बिजनेस है कि अगर 5 ठेले एक साथ में लगे हो ना, पाँचों के पाँचों कमाते हैं। हाँ, ये क्या है, कार्ब्स का हमें शौक है या हाँ, वो जायका? बिल्कुल वो जायका और वो जो माहौल है ना कराची का, जो आपको कराची में मिलता है, और अगर आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं तो जामशोरों में मिलता है। अच्छा। इस तरह की हवा लगती है और लोग आते हैं अपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर चाय का कप होता है और उनके पास फ्राइज़ वो केचप में डाल के और एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैंने ना ये स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया। मेरी फर्स्ट सैलरी की मुझे अभी तक याद है कि मैंने उससे एक बंदा हायर किया, क्योंकि हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते 9 to 5, और ये इतने स्केल पे भी नहीं था। फिर मैंने ना वो एक ठेला लगवाया, उसमें मैंने बंदा हायर किया। तो उससे क्या होता था ना, मुझे कैश फ्लोज की इंपॉर्टेंस लग गई पता ना। फर्स्ट सैलरी की बात बता रहा हूँ कि वैसे शायद मैं आपको स्टॉप करूंगा। ये तो मतलब आप अपने आप को ब्लेस्ड नहीं समझते कि आपके पास एक ऐसा बंदा मौजूद था जिसने फर्स्ट सैलरी पे ये बता दिया कि इसको तुमने कैश में एसेट में कन्वर्ट करना है। मतलब मैं तो अगर अपनी फर्स्ट सैलरी पे चले जाऊं तो बस ये था आए और खर्च करनी है। नहीं मैं अच्छा ये भी एक हैबिट होती है इंसान में ना। मेरी हैबिट थी कि मैं सेविंग्स करता था, मुझे पॉकेट मनी जो भी मिलती थी ना उसको मैं सेव करता रहता था। ऐसा नहीं है, उनको फिर मैं किसी ऐसी यूजफुल जो भी आपका होता है ना कमोडिटी, उसमें मैं कर रहा होता था। मोबाइल फोन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लैपटॉप लगता था ना, टेक की इंपॉर्टेंस थी, या इस तरह की कोई बुक्स ले ली, बुक्स पढ़ने का मुझे शौक था पहले से ही। तो उसने भी मुझे समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पहुँचने में भी ना मदद की है। तो ये था कि तो जब वो ठेला मैंने फिर लगवाया तो उसमें मुझे अच्छे तकरीबन 2 से 3 महीने वहाँ पे लगे। फिर मैंने उसको एक्सपेंड किया ना। ज़ाहिर सी बात है, एक कैश फ्लो आ रहा था, और क्योंकि मेरा एसेट तो वही था ना, चिप्स का ठेला तो वही था। बंदा था, एक बंदा से दूसरा बंदा आया, दूसरे से तीसरा बंदा आया, तो वो 3 से 4 इस तरह से। और ये कराची में हो रहा है? कराची में हो रहा है। अच्छा। मेरी प्रेजेंस में हो रहा है। ओके। जाता था ऑफिस वालों को। अच्छा, मैंने इन्फॉर्म किसी को नहीं किया ना। मैंने हमेशा ये भी मैं आपको थोड़ा सा लेसन दे दूं, आप कोई भी काम करेंगे ना आपको खामोशी से करना है, किसी को बता के नहीं करना। जो आपकी सक्सेस है ना वो आके खुद बताएगी लोगों को। जबरदस्त, आई एग्री विद दैट। तो अच्छा, ये फिर उसको एक्सपैंड। अब ये सारे मैं आपको आगे बताऊंगा रिलेट किस तरह करते हैं स्टॉक मार्केट में। मुझे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट किस तरह ग्रोथ की तरफ ले गया। वहाँ पे हम इम्तियाज पे भी डिस्कस करेंगे कि इम्तियाज का बिजनेस। देखिए, एक इंजीनियर्स है ना, हम लोग इंजीनियर्स, एक बात है, आप भी इंजीनियर हैं, उमैर भी इंजीनियर है, तो हम लोग ना ऑब्जर्वेशन रखते हैं हर चीज़ की ना। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक चीज़ है तो वो क्या है, किस तरह आता है, उससे आपको अच्छा उसमें आप पूछते भी हो, अपने आप से भी सवाल करते हो। फिर आप देखते हो यार अगर एक बंदा कर सकता है यार तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या बात है कि मैं इतना बड़ा सोच रहा हूँ रियल एस्टेट का, मैं एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकता। वैसे शायान, ये जो आप बात बोल रहे हो ना, ये आपको इसलिए इतनी आसान लग रही है बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। हमारे यहाँ पे बच्चे को इतना बताया नहीं जाता कि तुम ये कर सकते हो। आपके अंदर ये थी मौजूद चीज कि यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उस काम को हम छोटा समझने लगते हैं ना। जब आप कोई भी काम है ना वो छोटा बड़ा नहीं है, अनलेस कि आप हलाल इनकम अर्न कर रहे हो, तो आप तब तक उसको छोटा बड़ा समझो। अब आपने चिप्स का, मैंने फ्राइज का ठेला लगाया, उसके देखें मैंने एक तो सर्व किया, दूसरा जो बंदा मैंने हायर किया मैं उसको भी, तो वो भी मेरे रोजगार का जरिया बन गया ना। आप ये भी तो देखो ना कि आपकी वजह से आए छोटी स्केल पे, लेकिन वहाँ से 2 से 3, तो इस तरह फिर मैंने ना ये अपने जर्नी शुरू की, करता गया। फिर थोड़ी सी जब इनकम आई, वहाँ से कैश फ्लोज भी आते गए। अब देखेंगे मल्टीप्लाई कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये स्टॉक्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो फिर बात ये थी कि फिर मैंने ना, जब हमारी हैंडसम इनकम आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं जॉब की है तो अच्छी सैलरीज आई हैं, लेकिन मैं शुरू से ऐसे नहीं था। मैं वो बंदा हूँ जिसने D7 में 1D में कराची में ट्रैवल कर चुका हूँ, बाइक्स पे ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं वो बंदा हूँ जिसने मोबाइल काफ़ी बार स्नैच हुए हैं मेरे, तो मुझे कराची का वो हर चीज़। लेकिन
मेरे ख्याल में 80% लोग कराची के ऐसे ही Similar हैं। stories हैं। ऐसे ही हर बड़े शहर में ऐसा है। हम अभी कुछ टाइम पहले ब्राजील का मैंने विजिट किया था, वहाँ पे भी यही था। उनको भी रियो डी जेनेरो में ये डर था अच्छा लोगों के कि भाई वो स्नैचिंग कर लेते हैं, वो उनकी तो हाँ। बाइक्स वगैरह वो बिल्कुल ये हर मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक होता है कि भाई बात है। पार्ट है कि वो स्नैचिंग होती रहती है। अच्छा फिर क्या हुआ, जब मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ी, फिर मैंने कार बाई की ना। अब कार आपके दो तरह के हैं, या आपकी मर्जी है, छोटी सी कार बाई की मैंने, मर्जी है या तो आप उसको ऐसे एसेट ले चलो या तो इससे लाइबिलिटी। तो जब आपको इसको एसेट की डेफिनेशन क्या है, रिच डैड पुअर डैड में आपने पढ़ा होगा कि Whatever puts money in your pocket. एग्जैक्टली। तो अगर वही कार मैं खुद इस्तेमाल करता ना तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी थी, ठीक है, नो डाउट मुझे अकोमोडेशन मेरे लिए इजी हो जाता, लेकिन मैंने उसको ना फिर करीम में वो लगा लिया। अच्छा। हाँ मैंने इसी को उसमें करीम में आ गया मैं, तो उसके वहाँ से भी फिर मेरे अच्छे स्टडी कैश फ्लोज आना शुरू हो गए। तो मुझे काफ़ी फिर आइडियाज़ आ गए ना, कैपिटल कहाँ से आ सकता है या क्या। अगर फिर मैंने सोचा अगर इतना स्केल हो जाता है मामला तो मैं बैंक से लोन लेके भी कर सकता हूँ, लेवरेज पे आ सकता हूँ। लेकिन हाँ मतलब उसमें मैं उन लेवरेज में भी आएंगे बाद में ना। लेवरेज को बहुत ज़्यादा बुरा भी समझा जाता है, लेकिन लेवरेज की लेवरेज हाँ। जो है ना, वो लेवरेज इज एवरीथिंग। और लेवरेज इज नॉट ओनली इन कैपिटल, एग्जैक्टली लेवरेज आपकी स्किल भी हो सकती है, एवरीथिंग इज लेवरेज। बस आपको यूटिलाइज करना आना Yes. चाहिए। उस पे ये था कि उन दोनों अभी हमें 2 से 3 साल गुजरी थे तो कोविड आ गया ना। तो कोविड आ गया तो उसमें मेरे लिए 2 लेसन थे। एक तो हर चीज़ बंद हो गई, दूसरा लेसन ये था कि पहले हम समझते थे कि ठीक है जॉब इनसिक्योर होती है, कोविड के बाद ये भी पता लगा कि बिजनेस भी इनसिक्योर हो सकता है आपका। तो ये बड़े 2 लेसन्स थे। तीसरा लेसन भी पता चला कि कोविड ने काफ़ी चीज़ें ना सिखा दी थी कि हम जिन लोगों के लिए इतना सोचते हैं कि यार ये हमारे साथ रहेंगे, कोविड ने हमें अपने उसमें ज़िंदगी में दिखा दिया कि लोग आपके तब तक साथ हैं जब आप तंदुरुस्त हो, जब आप सेहतमंद हो। अगर आप में वो मसले मसाइल आ जाएं तो फिर आप जो है सिर्फ अपने रह जाते हैं, क्लोज रिलेशंस रह जाते हैं, लेकिन बाकी आपसे कट ऑफ हो जाते हैं। हाँ, मतलब अगर आपने काम ही ना किया हो, आइसोलेशन में रख देते तो हैं। हम लोग इससे क्या लेसन था कि हम लोग उनके लिए सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग यही होते हैं, तो आइसोलेट कर दिया आपने। आइसोलेट हो जाते हैं। तो आपने हर किसी ने ये कोविड में सीख लिया होगा। मुझे एक साथ 3 लेसन्स मिले ना। तब मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ ना कुछ साइड हसल होनी चाहिए। अब कोविड का वो टाइम है ना, जो जितने भी 9 to 5 वाले बंदे ना, ये वंस इन अ डिकेड अपॉर्चुनिटी, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि इतना टाइम मिल जाना ना। हमें भी ऐसा ही था, बिल्कुल हर चीज़ आपकी लॉक थी, कुछ भी नहीं चल रहा था, आप बाहर भी नहीं चल रहा था, फ्री टाइम था। अब आपके पास वो ऑप्शन थे, या तो इन टाइम को आपको मूवीज़ देख के गुजारना है या तो आप अपने लिए कुछ करें ना। वो टाइम था जिन्होंने इस टाइम पे मुझे, चूँकि मेरे बिजनेस और मुझे ये थ्रेट था कि यार आज कंपनी जो है ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंट या सस्टेनेबल रहता है कोविड तो काफ़ी इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो अगर एक कंपनी या कुछ बिजनेस आप जिस बिजनेस में हो वही अर्न नहीं करेगा तो आपको उनको शट डाउन करना पड़ेगा टोटली। मतलब फिर आप कहाँ से वो सैलरीज, आप कहाँ से जो है वो अफोर्ड करोगे। ये छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस तक जा रहा था। एयरलाइंस का आप देखें, जिन बिजनेसेस को हिट पड़ी, फिर मैंने कहा कि अब कुछ साइड हसल होना चाहिए। मैंने कहा यार चलें प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का के कोर्सेज थे, वो यूट्यूब तो था, इतना आइडिया था सबको यूट्यूब में। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी मैंने देखे। फिर मैंने देखा कि यार नहीं, मेरी नेचर से मतलब जो है ना, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, डेवलप हो रहा ना कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ क्या। लेकिन प्रोग्रामिंग मैंने सीखी, फिर उसमें वो भी मुझे बड़ी टफ और बोरिंग लग रही थी, मेरी नेचर पे सूट नहीं कर रही थी प्रोग्रामिंग ना, जावास्क्रिप्ट। मतलब मैं अगर इसको वो करूँ तो आप स्विच करते गए एक के बाद एक स्किल, टाइम देता गया और देखता गया कि यार क्या चीज मेरे लिए है, क्योंकि मेरे पास टाइम था ना, कोविड में टाइम था, आपके पास इनफ टाइम था। घर पे बैठे आप कुछ नहीं कर रहे, अकेलापन था एग्जैक्टली, डेफिनेटली। तो वो एक तो मूवीज में टाइम गुजारना, फिर अच्छा फिर आप जब सर्च करते हो तो अल्लाह ताला की मदद भी आ जाती है सामने। तो वहाँ से ना एक क्लिप गुजरा फेसबुक पे, मैं देख रहा था तो वहाँ से गुजरा कि भाई जूम कंपनी के शेयर्स, और उनकी कोई फ्यूनरल कंपनी थी, और वहाँ के शेयर्स ना वो स्काई रॉकेट हो गए, बिल्कुल उसने चार्ट बना हुआ था। ये क्या है? स्टॉक मार्केट को तो मुझे पता था, ऐसी बात नहीं है हम, लेकिन वो हर कोई सट्टा समझता है, मैं भी सट्टा समझता था। जो बात है कोई भी अब आज भी इतनी नॉलेज के बावजूद स्टॉक मार्केट को हद से ज़्यादा लोग सट्टा ही समझते हैं। तो आज हम इस मिथ को भी ना बस्ट आउट करने वाले हैं आगे चल के। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या है। अच्छा अब मैं आपको लिंक कर रहा हूँ। मैंने छोटा सा बिजनेस फ्राइज़ का लिया था, ठीक है,
तो वो बंद करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो बंदा नहीं था, छोटा स्केल था, मुझे पता है मैं रिवाइव कर लूँगा जब भी खुला ना, तो मुझे फॉर अ टाइम बिंग मैंने बंद करना पड़ा, क्योंकि बार बार कोशिश की थी, शुरू में नहीं किया था, लेकिन बार बार जो वो आके उठा रहे थे कैंटोनमेंट वाले, हर कोई अपना फ़ायदा तो ले रहा था ना कोविड में। तो मुझे वो फिर उनको पैसे देने पड़ रहे थे, CGT हाँ। जो बंदा मास्क जो बना रहा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो कि कोई गाड़ियों का कारोबार कर रहा है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अगर वो दोनों बंदे आपके पास आते हैं कि यार आप मेरे साथ इन्वेस्ट करो कि मैं मास्क बना रहा हूँ, दूसरा बंदा आ रहा है कि यार गाड़ियों, यार मेरे साथ इन्वेस्ट करो कि मैं गाड़ियों की रेंटिंग का काम, रेंटल इसमें काम, आप कॉमन सेंस क्या करते हैं, कोविड का टाइम आप क्या कहोगे, मास्क वाले के साथ, मास्क वाले के साथ, डेफिनेटली मास्क वाले साथ। तो स्टॉक मार्केट भी जब फिर आगे गया तो वो भी यही है कि आप करते हो पार्टनरशिप, और ये एक पहली थीम थी जिसने मुझे बहुत सिखाया ना। तो मैंने देखा लोकली कि पाकिस्तान ऑक्सीजन कंपनी है, सारी कंपनी ठप, ऑयल की डिग आउट की ना चीज़ें, सेक्टर्स होते हैं, उसके बाद देखा कि जो भी ऑटो सेक्टर भी ठप, एयरलाइंस के बिजनेस भी ठप, लेकिन पाकिस्तान ऑक्सीजन बढ़ रहा है। वहाँ से फिर रिलेट किया, भाई हॉस्पिटल्स में कोविड है, ऑक्सीजन की डिमांड है, तो यही अर्निंग। सही। तो देखें स्टोरीज नैरेटिव्स देन नंबर्स। गुड। इससे हमें आगे भी जो हम क्वेश्चन है ना कि एक मिथ है कि सिर्फ फाइनेंस के लोग ही स्टॉक मार्केट में, उसकी तरफ भी हम शायद आते हैं। तो बेसिकली बहुत जबरदस्त तरीके से आपने अपना बैकग्राउंड बताया कि भाई वो जो चीजें आप कनेक्ट कर पाए ना, उसका एक रीजन ये था कि आपने वो काम पहले किया हुआ था, बिल्कुल, और फिर आप उसको रियल लाइफ में जब आपने अपने सामने होते हुए देखा ना, आपने बोला यार ये भी तो एक बिजनेस ही है ना। सो दैट इज हाउ यू गॉट इनटू स्टॉक मार्केट इन शॉर्ट। एग्जैक्टली। कमिंग टू यू उमर भाई, जी शयान भाई ने तो अपनी बड़ी जबरदस्त तरीके से नरेट करी स्टोरी के भाई कोविड got him into this. Yes. Or obviously he had other experience of businesses as well. What did make you to come into stock market? थोड़ा सा जरा बताएं, जरा समराइज करके कि हमारे भाई असल में अगेन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग ही है, और यस सिमिलर बैकग्राउंड है वैसे ये क्या मसला है, इंजीनियर्स क्यों इतने ज्यादा? आपने अगर देखा हो हमारे ट्विटर पे भी ज्यादातर लोग इंजीनियर हैं। ओके। तो इंजीनियरिंग है मेरा बैकग्राउंड, सिमिलर बैकग्राउंड है आप लोगों के जैसा ही। तो जैसे ही पास आउट किया था तो एक जो एक इंट्यूशन थी वो ये थी कि इंजीनियरिंग से बढ़ के आगे जो बिजनेसेस है ना उनको थोड़ा सा समझा जाए। तो रिसर्च वर्क कैसे, इकोनॉमिक्स मूव होती हैं, कॉर्पोरेट कैसे मूव होती हैं, उनके फाइनेंसेस कैसे मूव होते हैं, तो एक जो है क्यूरोसिटी थी उसके पीछे। तो उसको लेके एक मैंने सर्च आउट करना शुरू किया कि इंजीनियरिंग के बाद ही कि कौन सी कोई ऐसी सर्टिफिकेशन है जो कि मुझे इसकी नॉलेज दे दे। तो एक CFA आगे मेरे शॉर्ट लिस्ट हो गया कि मैं CFA कर लेता हूँ, तो मे बी जो मैं इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ मुझे वहाँ से मिल जाए। तो जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, मतलब CFA को मैंने मतलब एज अ सर्टिफिकेशन तो करियर के लिए तो किया, लेकिन मैं इसको नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब आपकी क्यूरियोसिटी ने लीड किया ना? यस, क्यूरियोसिटी थी एक इसके पीछे कि यार CFA करना है, इसको समझना है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है और इक्विटी मार्केट क्या है, समझने के लिए। मुझे इससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था अपने, तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ के सही बात है। तो लेकिन इसके बारे में थी कि इंफॉर्मेशन अबाउट मनी, हाउ मनी मूव्स, कैसे पैसा कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैंने चूज़ किया एक जो है हमारे एक थे टीचर, उनको उनकी सर्विसेज ली, उनके पास जाने लगा, पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो समाओ जो है वो CFA मेरा ज़्यादातर मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही थी जॉब को लेके, तो वो कंप्लीट नहीं हो सका। तो CFA के बाद जब निकला तो एक मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, यानी कि पैसे मेरे पास आते थे, जो सैलरी आती थी, तो मैं उसको कन्वर्ट करा लिया करता था गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड के अंदर वो मैंने यानी कि क्योंकि एक सेफ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में ज़रूरत नहीं थी, तो मतलब मैं उसको सेव करना शुरू कर दिया मैंने, यानी कि अपनी जो भी मेरी सैलरी मिलती थी उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया करता था। सही है, एसेट बना लेता था उसका मैं उसको, क्योंकि मुझे एक ही एसेट क्लास नजर आई कि यार ये एक एसेट क्लास है जो फौरी तौर पे अचीवेबल है, लेकिन अगेन उससे रिस्क एसोसिएटेड है। वो मैं ARY के पास जाता था, बिस्किट लेता था, तो वो एक आपके वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हैं, प्लस ये कि उसकी मूवमेंट है, सप्लाई चेन है उसकी, आप उसको घर में लेके आएंगे, सेव करेंगे, तो एक रिस्क फैक्टर इसमें था गोल्ड को लेके। नहीं तो थोड़ा सा मैं उमर भाई आपको रोकूंगा, आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मैं सेविंग्स अकाउंट में डाल के छोड़ दूं उसमें से? अच्छा, वो उसका जो रिटर्न था ना वो बहुत कम था। अच्छा, मतलब आपको ये मतलब थोड़ा सा अंदाजा था मुझे, बिल्कुल थोड़ा सा अंदाजा था, शरिया रीजंस भी होते हैं और वो था, लेकिन उसमें मीज़ान के भी हैं थे उसको, खैर, लेकिन ये कि थोड़ा सा अंदाजा था कि यार ये वर्कआउट नहीं करेगा ये, और इससे जो बेहतर जो परसेंटेज है प्रॉफिट की वो हम शायद अचीव कर सकते हैं कहीं और से। ये रीज़न। तो उसके बाद बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड हुआ कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, और वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मेरे लिए लाइफ चेंज उसने करी कि
मुझे अपनी फील्ड के अंदर एक जो है वो एक बड़ा इदारा है कराची के अंदर, वहाँ से मुझे कंस्ट्रक्शन उनका एक शटडाउन आ रहा था तकरीबन 15-20 दिन का प्लांट का पावर जनरेशन का, तो मुझे वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई, तो वो मैंने अवेल करी। वो जब मैंने अवेल करी तो उसके बाद एक जो मेरा इन्वेस्टमेंट का जो बना 3 साल उसमें गुजरे फास्ट फॉरवर्ड, फिर मैंने रियल एस्टेट में चला गया। रियल एस्टेट में चला गया क्योंकि सब लोग ये कहते हैं थोड़े पैसे आ रहे हैं तो एक प्लॉट ले लो भाई, सही है। तो हमने वो प्लॉट जो है वो परचेस कर लिया रियल एस्टेट को देखते हुए। तो बहरहाल उस वक्त रियल एस्टेट के हालात अच्छे थे। उसके बाद आगे आए तकरीबन 2021 के अंदर जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होने लगे तो लोगों ने अपना सारा पैसा जो है वो बैंक्स में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। 22% जो है वो आपका हो गया था, और रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो जहावत है उसमें से जो इन्वेस्टर था वो निकलना शुरू हो गया, और मार्केट में जहावत है जो एक एंड यूज़र है वो अवेलेबल था। तो तकरीबन दो साल गुजरे, तकरीबन 2023 के अंदर जो है वो अचानक से जून जुलाई के बाद जो है 24 के स्टार्ट ही हो रहा था, बल्कि इनफैक्ट उसमें जो है न्यूज़ आना शुरू हो गई कि स्टॉक मार्केट जो है अपने हाईएस्ट लेवल को टच करने स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये खबरों में आना शुरू हो गया। अब ज़ाहिर बात है एक बंदा सोशल मीडिया पे बैठता है, वो चीज़ें देख रहा होता है कि यार पता चल रहा था यार जो मैंने रियल एस्टेट पे जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो मूव नहीं हो रही कहीं, और एक ऐसी जगह है जहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं रोजाना आवाज़ें उठ रही हैं कि यार इतना टच कर गया, आज 45,000 हो गया। भाई यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आपको इससे पहले पता था कि स्टॉक मार्केट होती है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ये आवाज उठने से पहले स्टॉक मार्केट का क्या आपकी नजर में एक वो था? अच्छा, जो मैंने CFA जो मैंने बताया मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे अंदाजा तो हो गया था, बट उसको जो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं ना, अगेन जो पब्लिक नॉइस थी सट्टे की कि यार ये सट्टा है, बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और बस आप जो है ना आज डालें तो सुबह निकालें। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैंने 2020 में भी इसमें अकाउंट खोला था। मैंने साजगार के शेयर लिए थे, 200 रुपए के होते थे उस वक्त। अच्छा, हाँ, 200 रुपए का शेयर मैंने लिया आप तो मल्टीमिलियनर और मैंने 172 बेच दिया उसको। अच्छा, सही है। जो कि जाहिर बात है 1400-1300 टच कर रहा था। तो मैंने बोला यार ये मेरा लॉस हो गया। लॉस बुक करके मैं बोला यार ये जो है ना थोड़ी सी बहुत रिस्की एसेट क्लास है, इसमें नहीं जाना। और मुझे लगता है 80% ऑफ लोग ये वाला एक्सपीरियंस करके वापस खोलते ही नहीं अपना। हाँ, तो मैंने वो अकाउंट बंद कर दिया। मैं बोला यार नहीं यार रियल एस्टेट बेहतर है, अब फॉर नाउ मैं इसको टच नहीं करता। तो बहरहाल उसके बाद मैंने इसको बाहर आ गया से जब आवाज़ें लगना शुरू हुई तो यूट्यूब के ऊपर बड़े कंटेंट्स बनने शुरू हो गए थे। अल्लाह का शुक्र, आपका कंटेंट था जो है वो अब्दुल रहमान का कंटेंट था, तो वो बड़ा मतलब उसको देखना शुरू किया तो एक लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने बोला यार ये थोड़ा सा डिफरेंट बात कर रहे हैं लोग, यानी कि इनकी जो बात है वो जो पब्लिक ओपिनियन है उसके अगेंस्ट में है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सम मैथ्स। अगेन दिस विल अट्रैक्ट एन इंजीनियर, या दे आर टॉकिंग लॉजिक्स। सो यू नो वो लॉजिक्स जो है ना वो कन्विक्शन बिल्डअप होने शुरू हुई, और उसके बाद 2024 के अंदर जो है वो मैंने फिर स्टॉक मार्केट का रुख किया। तो दिस इज माई ट्रांजिशन फ्रॉम द रियल एस्टेट बिजनेस एंड टू द स्टॉक मार्केट। तो मतलब आपके अपने लेसन्स थे और आप के स्टॉक मार्केट में आने में एक किरदार अदा किया उन आवाजों ने जो खबरों में जो हेडलाइंस चल रही होती थी, आज स्टॉक इतना इंडेक्स हो गया, आज इंडेक्स इतना हो गया। तो असल में जो पाकिस्तान जब आप अगर आप आवाज़ों पे जाएं तो 2022 के अंदर 21 के अंदर कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट कर जाएगा। तो उस वक्त एक बड़ी खतरनाक आवाज़ें थी कि यार अब क्या होगा इस मुल्क का। तो जाहिर बात है कि मैं सुकून में था, बोला यार रियल एस्टेट है कोई टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में देखा कि रियल एस्टेट में भी दौर आना शुरू हो गया। मैं बोला नहीं यार इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो रियल एस्टेट के अलावा भी है, वहाँ देखने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे फिर जाके कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो मेरा जनरेट हुआ कि यार व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इट माइट इंक्लूड द स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट्स, और रियल एस्टेट भी हो सकती है, इसमें गोल्ड भी हो सकता है, और इसमें अदर जो है सेविंग्स चीज़ हो सकती है। जबरदस्त। यहाँ पर मैं एक बहुत जबरदस्त बात कनेक्ट करूंगा, जैसे आपने बोला ना, जैसे शायान भाई की और आपकी स्टोरी ना बहुत डिफरेंट है। शायान भाई इज लाइक के उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था बिजनेसेस का, और वो इक्विटी मार्केट को समझ पाए। एग्जैक्टली, सही है, कैश फ्लोज थे ना, कनेक्ट करना। यू ऑन अदर हैंड got into it after listening about it। आवाजों से। तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे बोलते हैं, या मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार बुल मार्केट है ना, अब हर कोई बात कर रहा है। बात करेंगे तो ही तो बात होगी, बातें करना बड़ा जरूरी है। आप यकीन करें ना, आपको फायदा हुआ इक्विटी मार्केट से, बिल्कुल बहुत फायदा। वो आवाजें उठी, अब उनमें से कुछ गलत आवाजें होंगी, कुछ सही आवाजें होंगी, लेकिन आवाजें लोगों तक पहुंचना जरूरी है। आप यकीन करें ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों कर पाते हैं, उन्होंने आवाजें ही सुनी है। उन्होंने हिस्टोरिकली हर किसी ने रिटर्न नहीं देखा, लेकिन सबने ये सुना है जमीन आज ले लो
बस। कल को महंगी बिकेगी। बिल्कुल। इसी बुनियाद पे वो उठा के जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ना कुछ देखते हैं। कभी कभी तो बेचारों के साथ धोखा भी हो जाता है ना जिन्होंने वेरिएटॉन में इन्वेस्ट किया उनके साथ। हाँ, अभी आप उन पे देख क्या लें कि गुजरती होगी, आप उन पे उनसे क्या देखें। गुजरती होगी। सही बात बिल्कुल। है। तो रिस्क है ना, मतलब रिस्क तो हर चीज में, लेकिन आवाजें उठना जरूरी है, इसके ऊपर बात करना जरूरी है जी। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मार्केट को समझ पाएं। फिर ना बंदे का अपना डिसीजन है, जी। मैंने आना है या नहीं आना, कितने परसेंटेज पे मैंने आना है, क्या करना है। अमर भाई, इसमें जो एक और बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर जो है, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके पास बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी है, नॉलेज है उनके पास, और आप आप बात सुनेंगे ना तो उनको पता होगा, जो उनका जो पास, जैसे मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो मुझे नहीं पता था म्यूचुअल फंड्स क्या है, मुझे नहीं पता था कि यार वो कंपाउंडिंग कैसे होती है, मुझे नहीं पता था सेविंग कैसे होती है। तो ये हमारे पास जो था एक हमें जो कॉन्सेप्ट था कि खर्च करना है, अच्छा वो खर्च करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि यार एक और भी है, हमें सेव करके इन्वेस्ट करना है, एक दूसरी मेथोलॉजी भी है। तो ज़ाहिर है आप उस वक्त मैं मतलब मुझ समेत भी, यानी कि हमारे दोस्त थे कि यार आज ये रेस्टोरेंट जाना है, आज ये फ़ोन लेना है, आज यार यहाँ घूमना है, वहाँ पे तस्वीरें उतारनी है, यार ये करना है। तो इसमें तो वो एक फेमस वो है ना कि सेविंग मेक्स यू फील सेफ, जी, बट इन्वेस्टमेंट मेक्स यू फील फ्री। लेकिन हमारे यहाँ तो शायद भाई सेविंग तक भी नहीं पहुंच पाते। नहीं, तो कंजम्पशन पे बात चली जाती है ना, यानी कि कंज्यूम कर दें आप जो पैसा कमा रहे हैं कंज्यूम कर दें, तो इन दैट में बचते नहीं था। लेकिन ज़ाहिर बात है, एक थोड़ा सा आइडिया था, तो मैं फिर भी गोल्ड में कर दिया करता था कि यार नहीं यार इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दें। तो ये जो इंडिया के अंदर और पाकिस्तान में जो एक डिफरेंस है ना, वो ये कि जो हमारी जो जनरेशन बाहर आती है यूनिवर्सिटी से, मुझ समेत भी हमारे साथ हुआ, उनको नॉलेज नहीं है कि यार पैसा कमाना तो है, लगाना किधर है, वो नहीं पता भाई। उनको बस ये पता होता है कि जो सैलरी, मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं ना, जब मेरी पहली सैलरी आई थी, बस मुझे ये सोच रहा था क्या क्या चीजें खरीदनी हैं जो पहले नहीं खरीद सके। मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, और ठीक है, इट्स गुड टू कि आपके जो शौक है वो आप पूरा करें, लेकिन आप उसके अंदर इतना ओवर कंज्यूम ना कर जाएं कि आपको पता ही ना चले। अगर आपने सोचा हुआ है कि जबरदस्ती पैसे खर्च कर नहीं करने हैं, हर महीने मैंने डॉल्मेन मॉल जाना ही जाना है, तो ये एक मसला है। एग्जैक्टली, आप वही चीज खरीदें जिसकी आपको जरूरत है, और अच्छी खरीदें। आप कम भी ना खरीदें, आप अच्छी खरीदें। अगर आपको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो आप कम कपड़े बनाएं लेकिन अच्छी क्वालिटी के बनाएं। आप कम खाएं लेकिन अच्छी क्वालिटी का खाएं। तो ओवर कंजम्पशन जो है ना वो खराब चीज है, लेकिन हमें क्योंकि पता ही नहीं था कि ओवर कंजम्पशन अगर नहीं करेंगे तो पैसे का करेंगे क्या। बिल्कुल। तो वो क्या करेगा, क्या होगा, वो पैसे का क्या होगा। बिल्कुल, या तो कोई उधार मांग लेगा या कुछ हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है जो हमारी इस जनरेशन को समझाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है तमाम इन्फ्लुएंसर्स ने। उसके अंदर आप YouTube के जितने न्यू चैनल्स आए हैं वो उठा के देख लें, आप ट्विटर के इन्फ्लुएंसर्स उठा के देख लें, इन्वेस्टकार हो गया, सरमाया हो गया, अब्दुल रहमान भाई का चैनल है। और इससे ना एक तो कंपटीशन भी आ गया है। अब जो ब्रोकरेज हाउसेस थे, जेएस ग्लोबल वगैरह, वो भी आ गए। अब आप फिनकलाब, अब आप नुक्ता देख लें, हाई क्वालिटी मतलब प्रमोट हो रहे हैं ना। मतलब अब स्टॉक मार्केट इज नॉट अ सट्टा, मतलब वो आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे चलता है। जितनी ज्यादा इसमें बात होगी ना जी, उतना अच्छा है। Exactly. अगर बंदा इस बात को परेशान हो रहा है ना लेके कि यार कोई गलत गाइड ना कर दे, देखें हर जब भी कोई मार्केट होती है उसमें गलत गाइड करने वाले मौजूद होंगे। Exactly. ये यूजर का काम होता है कि वो देखे कि यार कौन बंदा मुझे ना सही तरफ लेके जा रहा है, किसकी बात मुझे मेक सेंस कर रही है। Exactly. और वो फिर खुद ही उस तरफ हो जाएगा। भाई आप रियल एस्टेट में भी जब करते हैं तो कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं कि एक साल बाद उनका कुछ अता पता नहीं होता। नहीं, असल में इसका बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट का, बहुत बड़ा जो एक फैक्टर वो ये है, एक तो आपको कैपेक्स बहुत हाई चाहिए। तो जब लोग ये कि हम भी बाहर आते तो कैपेक्स नहीं था हमारे पास। तो जब कैपेक्स नहीं होता तो वो कैपेक्स जनरेट करने के लिए ऐसी मशीन चाहिए जिससे कैपेक्स जनरेट हो। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि यार अगर वो थोड़े थोड़े भी डालेंगे तो 5 साल में या 10 साल में उनके पास एक ऐसा अमाउंट होगा जिससे वो रियल एस्टेट ले सकते हैं। बट लेकिन वो रियल एस्टेट लेंगे कैसे, हमेशा वो प्रोसेस नहीं पता। हमेशा गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट को इंसेंटिवाइज किया। हमेशा जो भी एमनेस्टी आई वो आई, उनके टैक्सेस नहीं है। आज भी आप देखें ट्रू वैल्यू पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं। तो ये इंसेंटिव्स किसी और इंडस्ट्री को नहीं है। अगर वो आ जाए, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज को आ जाए ना, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तब भी काफ़ी वो होलिस्टिक उसको बेनिफिट हो, मतलब आम आवाम भी उससे इकोनॉमी जॉब्स क्रिएट होती हैं। रियल एस्टेट तो डेड इन्वेस्टमेंट में उसमें जॉब भी क्रिएट नहीं होती, वो एक क्लास होती है जो उससे बेनिफिट लेती है। उसका शायद भाई रीजन ये भी है ना कि इम्पैक्ट उसका काफी कम है। उसका रीजन ये भी है कि आपके माइंड के अंदर ना वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली। हालांकि आप अगर रिटर्न निकालें या रेगुलेटेड नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो रेगुलेटेड नहीं है। टैक्सेस भी जनरेट और देखिए इसमें मैं हमेशा इसमें एक बात कहता हूँ कि जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, कहते हैं 3 चीजें देखते हैं रियल एस्टेट में, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। लेकिन मैं कहता हूँ ये नहीं है, इसमें 3 चीजें डिफरेंट है। अच्छा। सबसे पहले तो ये है कि उसकी लीगैलिटी क्या है,
ठीक है, उसके बाद वो ग्रुप कौन सा है, यानी कि कोई ऐसा बड़ा ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, सही। जैसे आरिफ हबीब का ग्रुप है वो ऑपरेट करते हैं, लकी वालों का ग्रुप है, रियल एस्टेट में वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप कौन सा है। सही। आप ज़्यादा किसी बिल्डर का पैसा पड़ो तो भाग जाएगा आपके, ये भी पॉसिबिलिटी है, या कंप्लीट ही ना करे आपका प्रोजेक्ट। हाँ, और तीसरे नंबर पे लोकेशन आती है। पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, बाहर ज़ाहिर बात है बाहर तो ये रेगुलेटेड भी होते हैं, और यहाँ पे तो अगर फर्ज करा किसी को पैसे पकड़ा हो सकता है अगले दिन आपको नजर ही ना है। नजर ही ना आए। तो दिस इज समथिंग यू नो अ वेरी, इसमें लोग पता नहीं कैसे रिस्क ले लेते हैं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। असल में रिस्क उनको पता ही नहीं होता है रिस्क है, क्योंकि इतनी पीछे से जो है ना वो उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई होती है कि भाई ये बस सेफ एसेट है। बहुत रिस्क है। मतलब अगर मैं शायन भाई और उमर भाई आपको बोलूं कि भाई 50 लाख रुपए आपके पास फॉर एग्जांपल, और ये आप प्लॉट ले लें क्या, और 50 लाख रुपए के आप डीसीआर के सबसे हम एक जी, दिन वो जी, चले जी, जाते जी, हैं, जी। सही है, बिल्कुल। एक आप डीसीआर के 50 लाख के शेयर्स लेके बिल्कुल, और ब्रोकर के अकाउंट से निकालें बिल्कुल और सीडीसी में डाल दें। बिल्कुल। अब कल को आप चले गए इस दुनिया से, अल्लाह ना करे, मुझे बताएं कौन सा ज्यादा सिक्योर है। यही सीडीसी वाला, ऑब्वियसली एक बार Obvious. वो आपके पर्सनल सीडीसी अकाउंट में आ बिल्कुल, गए, आप बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाने और आप जाने, बिल्कुल ऐसे। फिर आपका नेक्स्ट ऑफ किन वो। अच्छा, और जो आपने प्लॉट लिया था वहां पे अगर कोई बड़ा आपके इलाके का या भाई साहब आके बैठ गए, सही बात, शरीफ आदमी क्या करता फिरेगा। और कब्जा हो जाता है इन जगहों पे, कब्जा हो हम जो जाता बात है। करें दूसरी डीसीआर जगहों पे, तो अभी हम बैठे ना, मेजोरिटी 70% को पता भी नहीं होगा कि डीसीआर क्या है। मतलब उसकी वजह है कि हम लोग सिर्फ 4 लाख इन्वेस्टर्स हैं 22 करोड़ आवाम में। हाँ। यूएस मार्केट्स भी हैं, वहाँ पे भी स्टॉक मार्केट है। 50% ऑफ यूएस इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। इंडिया की मार्केट, इंडिया भरा हुआ है। हमने जो कंटेंट, मैंने जो जितना भी सीखा है ना शुरू में, जब तक हमारे पास क्वालिटी कंटेंट आता, इंडिया से सीखा होगा। इंडिया से। अरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया से सीखते हैं। Exactly. और इंडिया में भी आपको क्या लगता है, ऐसे लोग नहीं है कि जो खराब कंटेंट बना रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन देखिए बात हो रही है, उसका जो बच्चा है जो कि मोबाइल लेके बैठा हुआ है, लड़का 18-19 साल का, वो अगर 10 रील्स देख रहा है ना, हाँ। एक रील हो सकता है उसके पास वो आ जाए जो क्लिक कर जाए उसको, Exactly. कि यार ये क्या बात हो रही है। बहुत हमारे यहाँ mindset. तो 10 में से मुश्किल हाँ। से ही, अब मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट जो हमारा हाँ, वो है, उसमें reels. भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 1-1, 1.5, 3-3 मिनट के अंदर वैल्यू दे देते हैं। Exactly. तो बंदा हुक कर जाता है। बिल्कुल, मुझे definitely. इतने कैसे लोगों ने जो है ना अप्रोच किया कि यार ये क्या होती है यार, स्टॉक मार्केट में वाकई में पैसा बन जाता है क्या, क्या वाकई में इसमें इन्वेस्ट अगर हमारा भी ये थोड़ा सा जर्नी मेरा और आपका ही देख लें, तो हाँ। मैं आपके पीछे, मैं अगेन वो शेयर करूंगा कि मैं भी जो है ना वो अमार भाई की वीडियोस देख के मैं पीछे पड़ गया था इंस्टाग्राम पे। इनके डीएम मैंने भर दिए थे यानी डीएम बहुत भरे हैं। सही बात है। सो नाइस ऑफ हिम कि इन्होंने, मैंने इनसे बड़ा एक लिंक किया सबसे पहले, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बंदा जो एक कम्युनिटी को ढूंढ रहा होता है ना, वो अपने जैसे लोगों को देखता है। और ये मैं क्या समझता हूँ कि आजकल के दौर में डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप अपने जैसे लोग ढूंढें। वैल्यू बाइंग, आपके देखिए जब आप अपने जैसे लोग आपको मिलते हैं ना, तो आपको सेम एनर्जी फील होती है। तो मैंने इनको एक बड़ा एक इमोशनली रिच मैसेज किया कि मतलब जिसमें बिल्कुल मेरा एक कनेक्शन था, फील किया कि यार आई वाज लुकिंग फॉर यू गाइस। तो जाहिर बात है कि आपको, आपके पास कैपिटल है, अब आपको कैपिटल लगाना है, तो वो ट्रस्टेबल लोग किधर हैं जो आपको गाइड करके बताएं कि भाई यहाँ नहीं यहाँ लगाओ। तो जब मैं इनसे डिस्कशन कर रहा था, तो मेरे इनसे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, जिसमें इनसे मैंने रियल एस्टेट का डिस्कस किया। तो ही टोल्ड मी कि यार इसको फौरन ले आओ उधर। और उस वक्त मार्केट जो है वो मतलब बुल रन में तो थी, बट आप आज की बुल रन मार्केट में उठा लें, लोग उसमें भी अपना नुकसान कर रहे हैं। आप देख लें मुख्तलिफ फेसबुक कम्युनिटी पे लोग बता रहे होते हैं, और फिर अगर वो करेंगे तो उस तरह का प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड्स अपनी फीस लेते हैं, तो वो आपको फ्रंट लोड जो आपको चार्ज करते हैं, बास तो आपको जो है दूसरे भी चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका था, तो इन्होंने गाइड किया और इनकी गाइडेंस के अंदर ही फिर मैंने उसको ट्रांजिट किया। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओवरऑल कैसा रहा है? एक्सीलेंट एक्सपीरियंस है, यानी कि सबसे पहले जो इसमें आपको वो लोग मिले जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मांगती है। आपको अगर ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि बहुत खुलूस से, बहुत दिल से और इसमें काम करें, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। मैं बहुत कंफर्टेबल था, और ज़ाहिर बात है कि हम एक कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब करने वाले लोग हैं। ज़ाहिर बात है आपकी सेविंग्स होती है, हार्ड अर्न मनी होता है, वो आप देख के लगाते हैं। वो आप ऐसे नहीं आंख बंद करके यार मैंने अम्मार भाई की शक्ल देखी, ऐसा नहीं था। तो ज़ाहिर बात है अम्मार थे, अब्दुर्रहमान थे, तो इन लोगों के देखते हुए, इनके साथ जो है ना वो करते हुए मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, और उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ उसमें डेफिनेटली। तो उमर, यहाँ पे ना मैं अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए पूछना चाहूंगा कि आपने हमारी मास्टर क्लास भी की है, जी। तो जो, और आप यू आर ऑल्सो एडवाइजरी क्लाइंट ARN, तो कितनी हेल्प करी मास्टर क्लास ने उस ट्रांजिशन में कि आप एक एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर इनरोल हो पाए? क्या मतलब अगर मैं पूछूं मास्टर क्लास से पहले का स्टॉक मार्केट का
ठीक है, यू वर इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, बट मास्टर क्लास से पहले जो स्टॉक मार्केट समझ में आती थी या जिस नजरिए से आप उसको देखते थे, और मास्टर क्लास के बाद, तो अगर आप समराइज करें उसको। समरी से इतनी सी है, मैंने लास्ट में अब्दुलरहमान से आप लोगों ने सवाल पूछा था जो आपकी क्लास हुई थी, तो मैपल लीफ के बारे में बात कर रहा था मैं, और वो मैं देखा भी, मैंने वो शॉर्ट बनाया हुआ उसका। तो मैपल लीफ का शेयर जो है 40 रुपये का चल रहा था उस वक्त, और एडवाइजरी हमारी जो मास्टर क्लास हुई थी उसमें मैपल लीफ की बहुत बात हो रही थी कि यार इसमें इतने ट्रिगर्स मौजूद हैं कि भाई इनकी जो है वो इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट गिर रही है, फ्यूचर को ज़्यादा स्टॉक मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, तो उसमें जो है वो कोल की प्राइसेस गिर रही हैं, उसमें एनर्जी जिन्होंने अपने प्लांट लगा लिए हैं रिन्यूएबल पे जा रहे हैं, तो एक दिमाग ने जो है ना वो लॉजिकल सेंस बनाना शुरू कर दिया। वो लॉजिकल सेंस मुझे उस क्लास से मिला। अब यानी कि अगर आप खुद सोचें कि अगर आपको कोई आप बोले कि यार मेरा बिजनेस कोई मॉडल है, कोई आम बंदा है, कंपनी नहीं है, स्टॉक मार्केट नहीं है, लेट से कोई आपका पड़ोसी है, वो आपको बोले भाई मैंने ये बिजनेस निकाल लिया है और इसमें ये देखो ये आपको चीज़ें ला के बता दे, प्रेजेंट कर दे, यार मेरे पास ये चीज़ें हो रही हैं, मैं ये यहाँ तक अपना प्रॉफिट अगले साल ले जाऊँगा, तो आपको कन्विक्शन बिल्डअप, आप बोलेंगे यार मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ, इसको पैसे दे दो। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे मुख्तलिफ कॉम्पिटिटर्स लिस्टेड हैं, कंपनी लिस्टेड है, सीमेंट कंपनी, मैपल लीफ की बात कर रहा हूँ, तो वो 40 पे था जब सब ट्रिगर्स आप लोगों ने बताया आपने, तो मैंने क्या किया कि अपना पूरा पोर्टफोलियो उठा के मैपल लीफ में डाल दिया। इट वॉज ऑन 40 बाय द वे एट दैट टाइम, जो कि अभी मेरे ख्याल में 85 और उससे हाईएस्ट जो है वो 92 उसने टच किया है 52 वीक्स के अंदर, तो जो उसका जो आता है, तो मैंने बात की फिर यार के लोग क्या यार सारा मत डालो यार, हालांकि वो उसमें बड़ा मुझे हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हुआ था। इसी तरह ऑयल एंड गैस को ले लें आप, सेक्टर्स को ले लें, ऑटो सेक्टर को ले लें, तो उसमें मुख्तलिफ ट्रिगर्स बताना जो हमें गाइड किया गया कि यार क्या चीज़ देखनी चाहिए, और फिर बैलेंस शीट्स को, इनकम स्टेटमेंट्स को, मैं कहता हूँ सबसे सेफेस्ट है जगह, क्योंकि हर क्वार्टरली कंपनी आपको रिपोर्ट जनरेट कर रही है, आपको उसके प्रॉफिट्स पता चल रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि यार इंटरेस्ट जो है वो मार्केट गिर रहा है, तो उनकी जो उसमें जो उनके इंटरेस्ट है, उनको जो डेट पे देना पड़ेगा कम देना पड़ेगा, तो मतलब ये सारे लिंक करने शुरू किए। तो जब वो सब लिंक करने शुरू किए तो पता चला कि यार फ्यूचर में ये कंपनी कहाँ जाएगी, तो आज हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, दिस इज सेफ। तो वो कन्विक्शन जो बिल्डअप हुई ना, उसने एक ताकत दी उसके अंदर। मतलब विदाउट कन्विक्शन मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी ना अपना कैपिटल लगा ही नहीं सकते, नहीं लगा सकते, कम लगाएंगे आप, हो सकता है आपके पास अगर 10 लाख रुपए पड़े हुए ना, विदाउट कन्विक्शन यू कैन प्रोबेबली टेक अ बैट, बैट इज समथिंग एल्स, यू कैन टेक अ बैट। अगेन वो आप उसके अंदर जो है ना, फिर जो बात करूंगा कि सट्टे वाली बात आ जाएगी, या लोग बोलेंगे यार ये जुआरी की है मार्केट, आपने बैट लगाया, आपने बोला कि यार ये जो है ना इतने का हो जाएगा, तो अगेन मैंने फिर वो काम नहीं करा मैंने जो मैंने साजगार के साथ किया था, यानी कि मैंने उसको 200 पे लेके जो है ना वो लॉस पे उसको बेच दिया 170 के ऊपर, तो ये काम मैंने नहीं किया अभी मैपल के अंदर। ज़्यादा बात है, मुझे पता है कि मैं भी इन्वेस्टेड हूँ उसके अंदर, ज़्यादा बात है हम उसको लेके चल रहे हैं सर्विसेज के अंदर, आपकी सर्विस के अंदर, तो आई रियली लव दिस आइडिया। और इसके अंदर जो ज़्यादा है जो मुझे हेल्प आउट किया वो ARN ने और आप लोगों ने काफ़ी, यानी कि इसमें कम्युनिटी हुई जिसमें सवाल जवाब हुए, फिर मंथली कॉल्स में बड़ी कन्विक्शन बिल्डअप की कि यार मंथली कॉल्स हो रही हैं, बता रहे हैं आपको कि यार इसमें देखें हम ट्रैक करें, जैसे सीमेंट की बात करो, पामा के नंबर्स ट्रैक कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, ये ऑटो सेक्टर में आप चले जाएं उसमें हम जो ऑटोमोबाइल्स के नंबर ट्रैक कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको पता चल रहा होता है कि मार्केट किधर जा रही है, ये कंपनी किधर जा रही है, आपका इन्वेस्टमेंट किधर जा रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट किधर जा रही है, और आपको पता है मेरे पैसे सेफ हैं भाई, मतलब यानी कि ये जनरेट करेगी और इंशाल्लाह ताला मेरे पैसे सेफ हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अनटिल अनलेस आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर हैं, जो पाकिस्तान में एक कियोस आ जाता है, बूम बस्ट साइकिल आ जाता है, और मेनली वो ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आता है, अगर आप देखें ना तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आता है वो ज़्यादातर, तो वो अगर आपके मेरे ख्याल में इंटैक्ट है तो आई थिंक दिस इज द सेफ वे टू गो। गुड शायान, आई वुड कम टू यू, क्योंकि इसी टॉपिक पे बात हो रही है कि अगर आप इसमें ऐड करना चाहें कि हाउ डिड यू आर आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट एन एडवाइजरी क्लाइंट, बट स्टिल आपने मतलब आप वो स्टूडेंट हैं जो आप सीख के और मैं आपका स्टूडेंट बन गया हूँ। तो कुछ बातें अगर आप इसमें रखना चाहें कि हाउ डिड इट हेल्प यू, ऑब्वियसली you already had an idea of a stock market and you were already invested, but again if you had to give 2 cents about it। देखिए लर्निंग जो है ना वो नेवर एंडिंग अप्रोच होती है, सबसे पहली बात ना, मैंने आज आपसे स्टॉक मार्केट लिया, कल कोई अच्छा वैल्यूएबल कोर्स मुझे नज़र आएगा, बुक्स भी तो हम पढ़ते हैं ना, बुक्स भी तो हम खरीदते हैं, अगर उसकी जगह कोर्स लेते हैं तो अगर कोई वैल्यू ड्रिवन कोर्स नज़र आएगा ना मैं उसको भी लूँगा, क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो मेरे पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होगा। मेरा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास से पहले जो पर्सपेक्टिव था वो अब भी इंटैक्ट है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन आ गई ना।
अब वो किस तरह आई, पहले मैं आपको बताता हूँ मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है, वो आज तक इंटैक्ट है, क्योंकि वो भी एक मेहनत, एक एक्सपीरियंस बुक्स पढ़ने के बाद आई है ना। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ थीम्स, मैक्रो इकोनॉमिक, थीमेटिक, मतलब जो हमारा एक क्वेश्चन भी था ना कि मैं किस टाइप का इन्वेस्टर हूँ, तो मैं बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक, थीमेटिक, टेक्नो फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ। सबको मैं कवर कर रहा होता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक किस तरह कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, हमारे क्यों डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, डॉलर्स थे नहीं, इंपोर्ट थी नहीं, इंटरेस्ट रेट एक हायर लेवल्स पे थे, तो हमारे पास ना रिजर्व्स थे, ना इंटरेस्ट रेट थे, ना कोई समझ लें कि हम जिनसे बोरो करके और बिजनेस चला रहे थे और उनसे कोई वैल्यू जनरेट नहीं कर रहे थे। तो ये इंडिकेटर्स हमारे बिल्कुल ही ख़राब थे और हमेशा रहे हैं। जो ये बुल मार्केट इस वक्त सस्टेनेबल है वो क्यों है, क्योंकि अब वही इंडिकेटर्स इंप्रूव हो गए। जो इंटरेस्ट रेट 22% था अब वो 11% पे आ गया है। इन्फ्लेशन हमारी कम हो चुकी है। अब भी महंगाई है लेकिन इन्फ्लेशन को भी हम लोग उस डायरेक्शन में ले जाते हैं कि वो रेट ऑफ चेंज है, मतलब इन्फ्लेशन एक चीज़ 100 रुपये की थी तो अब वो 10 रुपये की हो गई। अगर ये चीज़ें इंप्रूव नहीं होती तो वो 100 शायद 200 रुपये का हो जाता। तो इस तरह की ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने मास्टर क्लास में पढ़े भी थे। तो IMF की अम्ब्रेला थी, क्योंकि IMF का अम्ब्रेला होना बहुत ज़रूरी था। हमारे पास जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं उनको ट्रस्ट, जो भी जो इनफ्लोज आते हैं उन पे भी जो है वो भी तब आते हैं जब हमारे अंदर के हालात बेहतर हो ना। रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, प्राइवेटाइजेशन, हमारी टैक्स बेस है नहीं, अब भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तब भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो टारगेट्स देते हैं ना 1.5 लाख 2 लाख, वो टारगेट देने नहीं चाहिए जब तक कि हमारे जितने भी आप पॉलिटिक्स मैक्रो इकोनॉमी में देखें इस वक्त हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी इन अलाइंड है। यस, जिस पे हम वो बात करते हैं कि 4 प्लेयर्स गेम है और डेफिनेटली वो भी एक पार्ट है हमारी इन्वेस्टिंग मार्केट। यस। तो मैक्रो इकोनॉमी सबसे पहला पार्ट होता है, आपको उसको देखना होता है कि आपकी इकोनॉमी मैक्रोस क्या कहते हैं आपके। तो अगर वो इंटैक्ट है देन फिर हर एक कोई भी सीजन होता है ना, कोई भी उसमें आपकी थीम्स चल रही होती हैं, कोई ना कोई थीम। आज की थीम की बात करूँ तो आपको पता है US टैरिफ्स, वो थीम। अब उससे बेनिफिट क्यों हो रहा है आपको कि ट्रंप जो है वो उसने इंडिया पे टैरिफ्स लगाए। पाकिस्तान कॉम्पिटिटर्स है इंडिया के साथ, राइस का सेगमेंट हो गया, टेक्सटाइल का सेगमेंट हो गया, तो उसमें बेनिफिट। ऑल्दो के पहले हम ये अज्यूम कर रहे थे कि बांग्लादेश और हमारे में डिफरेंशियल है, लेकिन थीम की बात कर रहा हूँ ना, तो वही हुआ जब थीम आ गई तो टेक्सटाइल ग्रो करना शुरू हो गए, आवाज़ें आना शुरू हो गई टेक्सटाइल्स। अब देखें अब आप नैरेटिव्स और स्टोरीज, ये भी एक पार्ट है। तो आप पहले तो आप स्टोरी बनाते हैं और वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे लिए इजी है, मतलब हम इंजीनियर हैं, अब इसमें मुझे किसी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है ये चीज़ समझने के लिए कि हमारे पास क्या चल रहा है। अगर आप किसी फार्मर के पास भी चले जाए ना, उसको भी पता होगा कि यार अभी सीज़न मेरा कैसा चल रहा है ना। तो थीम्स आपके पास कोई ना कोई चल रही होती हैं। जैसे फ्लड्स के सिचुएशन में जब पोस्ट फ्लड की बात करें तो आपको पता है पोस्ट फ्लड में ज़मीन ना फर्टाइल हो जाती है, लैंड, तो उसमें यूरिया इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यही हुआ, बम्पर प्रॉफिट्स आए FFC में ना या इफर्ट में। तो इस तरह की जो भी एग्रीकल्चर कंपनीज थी। अब आप आ जाएँ मैक्रो इकोनॉमी, आपने देख ली कि मुल्क के हालात ओके फाइन, उसके बाद फिर आ जाएँ आप कि थीम्स क्या चल रही हैं। फ्लड्स हैं तो उसके बाद फ्लड्स के बाद सीमेंट भी पिक करेंगे, या रियल एस्टेट पे एमनेस्टीज आती हैं तो रियल एस्टेट भी पिक करते हैं, तो सीमेंट और स्टील के शेयर्स चल रहे होते हैं। तो या जैसे पोस्ट कोविड IT बूम, AI के बाद IT डिस्ट्रप्शन, NVIDIA आप देख लें, इंटरनेशनल मार्केट्स उस पर बाद में आएंगे। तो अभी भी तो ये थीम आ गई आपके पास, जो थीम आपको बताती कि यार इस सेक्टर में, ये सेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू यूज्ड टू फिल्टर आउट। मतलब आपके पास 500 कंपनीज है ना, 427 आई थिंक के कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हैं। एक और थीम थी शुगर सेक्टर। अब शुगर में हम देखें, अब मैं अब इसको लिंक कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में हमने एक सेगमेंट देखा है, अंडरस्टैंड बिजनेस लाइक एन ऑनर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ अल्फाज नहीं है, इसके पीछे मीनिंग है। क्या मीनिंग है? शुगर इंडस्ट्री है, आवाम रो रही है कि यार इम्पोर्ट सारी एक्सपोर्ट हो गई, हम तो वो मिल नहीं रही, अब इंपोर्ट करनी पड़ रही है। शुगर प्राइस 100 से 190, 120 से 190 आ गई, तो कोई तो बेनिफिट ले रहा है ना। बिल्कुल सही। तो स्टॉक मार्केट यही तो आपको दे रही है, ऑनर्स आप शेयर लो। बिल्कुल सही है। तो आप क्यों नहीं जाते? इसको इन्फ्लेशन को बीट कर दिया आपने। हाँ, तो आप ये भी तो कंपनीज है ना, हम लोग क्यों एक मेन स्ट्रीम कंपनीज, हमारे पास 400 कंपनीज हैं, हम लोग उसमें आ सकते हैं। लेकिन ये देखें थीम आ गई शुगर। अब यहाँ तक तो मेरे पास इशू नहीं था, ठीक है, अंडरस्टैंड बिजनेस लाइक ऑनर्स की एक और बात बता दूँ, हबको। अब हबको, जब हम हबको और जो ये इस्लामिक बैंक्स थे, ये दो ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने, जब हम इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 1 पढ़ रहे थे तो उसमें ट्रांजिशन आ गई। हबको जो था वो ज़बरदस्त था। अब हबको को देखेंगे, उसका प्लांट बंद था,
तो एक नया बंदा होता तो वो तो मुझे ये बोलता है, यार पागल हो, हपको का प्लांट बंद है और तुम उसमें इन्वेस्टेड हो। लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि हपको का प्लांट बंद होना उसके लिए नेमत है और शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि वो उसको आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट के मुफ्त के पैसे मिल रहे थे और उसका प्लांट बंद था तो उसको कोई कॉस्ट भी नहीं करनी पड़ रही थी। तो ये चीज एक्सीलेंट। और लोगों ने डिविडेंड लिया ऐसे बाय द वे, तो वो मैं हम दे गॉट स्मार्ट डिविडेंड डेफिनेटली आउट ऑफ द पावर सेक्टर। नो इट्स नॉट वर्किंग बट तो देखिए चेंज completely changed। BYD वो फैक्टर्स तो अलग है, लेकिन देखिए अंडरस्टैंडिंग बिजनेस लाइक ओनर्स ये था कि एज ओनर्स, आप ओनर्स के पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी वेल। आपको जब इन्वेस्टर बनते हो ना तो आपको अवाम नहीं बनना होता, आप इन्वेस्टर हो तो आप शेयर होल्डर हो, तो आपकी थिंकिंग भी वही होनी चाहिए। यानी कि जो उनका कंपनी का प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट है। डेफिनेटली जब कोविड था तो नाइकी और एडिडास और क्रॉक्स का आप तो पता है ना कि वो कंफर्ट के लिए पहनते हैं, तो अगर इन तीन शेयर्स थे, कोविड है तो आपको नाइकी और एडिडास, आपको बाहर तो जाना नहीं है तो क्रॉक्स कंपनी का शेयर बढ़ेगा। तो ये थीम होती है। तो ये हपको में समझ लें कि वो जब तक ये इसका बिजनेस इंटैक्ट था उसको फ्री में डिविडेंड्स आते रहे, फिर ट्रांजिशन हुई, आईपीपीज चेंज हुई, वही शेयर जो 172 का था वो 100 पे आया। सट्टा नहीं था, इकोनॉमिक चेंज था और उसके फंडामेंटल्स है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। तो ये इससे ड्राइव हुआ बिजनेस। अच्छा, यहाँ तक आपने मैक्रो इकोनॉमी देख ली, फिर आपने थीम देख ली, अब आ जाते हैं थीम से आपने सेक्टर्स पिक कर लिए। अब उन सेक्टर्स में से 5-6 कंपनीज हैं, अब उनमें से आप कौन सी कंपनी पिक करेंगे? तो जो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास है ना, देखिए मेरे पास प्रायर नॉलेज थी, लेकिन मुझे वो जो ये पार्ट मिसिंग था ना कि सेक्टर्स में से कंपनीज के फंडामेंटल्स और उनके टारगेट प्राइसेस किस तरह सेट करने हैं। नॉर्मली ये जो इन दो में मैं लैग कर रहा था, ये 2 पॉइंट्स मुझे जो है इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास से इनका इनके आंसर्स मिले। सही कि हम कॉन्सेप्ट, हमने जो 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि अगर एक कंपनी डिविडेंड देती है कंटिन्यूसली तो उसको आप नॉर्मली डिविडेंड यील्ड के मेथड से टारगेट प्राइस निकाल सकते हैं। वैल्यू रियलाइजेशन हमने वो देखा, एफएफसी 200 पे था, हमारे टारगेट प्राइस थी 500, 470 पे है, 470 नहीं 490 490 पे टच किया था उसने। अच्छा, मुझे नॉट श्योर बट चले अभी वो मेरे ख्याल में 470 समथिंग में टच किया था जहां तक मुझे याद है। तो ये सबसे तो अब एफएफसी एंग्रोफर्ट भी तो था, वो क्यों 200 पे चल रहा है? बिल्कुल उसके रीजंस है ना। तो उसके यही रीजंस हमें कहाँ से पता चले? यही हमें मास्टर क्लास से हमें पता चले कि वो जो गैस वो इस्तेमाल कर रही है, जो इसमें मैंने ट्वीट भी किए डिटेल में, बड़ा लोगों को पसंद आया। वो उसको सिंप्लीफाई करके मैंने उसमें लिखा कि जो फीड गैस होती है, फ्यूल गैस होती है, उनका डिफरेंस है। माड़ी से गैस आ रही है एफएफसी को कॉस्ट बिल्कुल, और वहां से आईएमएफ की वजह से एफर्ट को एसएनजीबी से आ रही है, तो देयर इज अ डिफरेंशियल। इवन तो बिजनेस दोनों एक ही हैं, प्रोडक्ट एक ही बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी से फर्क है, प्रॉफिट से फर्क है। अगर मैं इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास नहीं होता ना, तो डिस्पाइट कि मैंने इतनी चीजें पढ़ी हुई थी, मैं एफर्ट में इन्वेस्ट करता। सही बात है। लेकिन इससे मुझे एक पर्सपेक्टिव मिल गया ना, वैल्यू ड्रिवन पर्सपेक्टिव मिल गया ना। अगर मैंने 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए भर के मुझे ये वैल्यू मिल गई, दूसरी वैल्यू मुझे कहाँ से मिली कि ओजीडीसी भी है, माड़ी भी है, ओजीडीसी क्यों कम चल रहा है और अभी क्यों बढ़ रहा है, माड़ी क्यों इतना वो 3000 को टच करके आया है, क्या वजह है? तो वहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग आई कि यार कैश प्रॉफिट्स, तो ये वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास आप लोग जो भी निकाल रहे होते हो ROIC वगैरह, उसमें आप वर्किंग कैपिटल का काफ़ी चंक दे रहे होते हो। एडवांस टॉपिक है लेकिन बिल्कुल पर्सपेक्टिव आ गया ना। तो हमेशा जितने आपके इन्वेस्टिंग में डेटा पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे ना, उतनी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो आपकी अच्छी होती जाएगी। ये मैं आपको अल्फा जेन मॉडल में या जो मैं उसी की तरफ आने वाला हूँ। तो अब वो होलिस्टिक अप्रोच, अब मेरे पास जो चीज़ें कम थी ना, वो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास ने मुझे काफ़ी वो चीज़ें फिल कर दी मुझे टारगेट। अब मैं गेल का टारगेट प्राइस निकालने आ जाते थे। हमने डिविडेंड यील्ड तो उनके लिए पढ़ा है ना जो कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं, लेकिन जो डिविडेंड नहीं देते, लेकिन जो कैपिटल गेन दे रहा है, साजगार जो 60 रुपए से अगर 1200 पे आया है तो सट्टा क्यों? नहीं, सट्टा थोड़ा था। नहीं, सट्टा नहीं था। तो वही बात है ना, उसकी वजह थी ना। तो वो वजह क्या थी? ROIC ना। एक कंपनी जो जिसको प्लांट लगाने में 2 अरब रुपए लगे और वो एक हवल निकाल रही है जिसपे अगर वो 1 मिलियन भी कमा रही है, वो कंपनी महीने और के बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बता रही है चीजें कि भाई देखो मैं डेटा बता दी है, भाई मंथली डेटा बता दी है कि आपने 1000 गाड़ियां सेल की हैं, आपने 1300 एक गाड़ी पे आप 1 मिलियन का प्रॉफिट रखें तो 1000 गाड़ियों पे 10 मिलियन 2 बिलियन का प्लांट लग गया। अब आप 10 अरब बना रहे हो, तो वो कंपनी देखें और वो ग्रो करती जा रही है। फिर ये ग्रोथ आता है, एफिशिएंसी ग्रोथ आती है और न्यू ग्रोथ आती है। अगर आप सोचें वो ग्रोथ कभी किसी ने कंपनी ने समझ लिया ना भाई अब मैं ग्रो नहीं करूंगी, तो वो जो पैसा है ना उसके पास वो शेयर होल्डर्स को दे सकती है। शेयर होल्डर्स इसी उसमें होते हैं, कैश कितना इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लोज होते हैं ना, वो कितने चंक ऑफ कैपिटल बैठे हैं। लेकिन कैश के साथ में वो देखते भी हैं कि यार वैल्यू ड्राइव कर रही है।
अब हवल कंटिन्यूसली एक ब्रांड बन चुका है, वैल्यू ड्राइव कर रहा है। अब एच कार क्या हो गया, बिग थ्री थे ना, आप देखें एच कार के साथ क्या चल रहा है, सही है। वो वैल्यू ड्राइव नहीं कर पा रही, कंपटीशन आ गया है। जब तक साजगार के पास इस तरह का कंपटीशन नहीं आएगा, मतलब वो आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब आपको क्या जरूरत है, आप उसको बेच दो, क्यों वैल्यू आप डिस्ट्रॉय करोगे अपनी। गेल देखें, टोयोटा से उसने T9 हंटर ले ली, बिल्कुल मार्केट शेयर कैप्चर करता जा रहा है। हाँ। मैं भी उस उसी पे कहने देखें। वाला हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल साजियो मिस किया किसी ने, हाँ, और वो तो बोलता है यार मुझसे मिस हो गया साजियो, Definitely। ठीक है, लेकिन अगर उसने वो अपॉर्चुनिटी को यूज किया कि यार ऐसा क्यों हुआ कि इसका शेयर 40 से 1400 चला गया, थोड़ा बहुत भी उसने अगर समझने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हुआ, तो पॉसिबिलिटी होती कि वो बंदा, इवन तो गैल अभी मल्टीबैगर उस लेवल का नहीं बनाए, हाँ, लेकिन वो शायद ये बात सोचता। भाई आपको फीलिंग आती है, मैं T9 को देखता हूँ ना, मुझे खुशी होती है। टोयोटा को देख के मैं तो खुशी नहीं काउंट कर होती। रहा हूँ आज के रोड पे मैं भी कर रहा मैं तो हूँ। काउंट कर रहा होता हूँ। T9 तो यही वजह है Yesterday ना, I counted यही 5 वजह है- Jack T9 Yes। यही वो वजह है कि अंडरस्टैंडिंग बिजनेस लाइक एन ओनर, मतलब वो ओनर्स की फीलिंग आपकी ओनरशिप की फीलिंग आ जाती है हाँ, उसमें वो ownership यार। की, मैंने और इसमें हम आप जैसे या अमीजान देखें आप, हाँ, तो आपको फीलिंग आती है, फीलिंग आती तो है। यार ये फीलिंग आना ना, यही मीज़ान- ओनरशिप मीज़ान है। में वैसे ये देखें। भी स्टॉक मार्केट के अंदर इस चीज को हम शायद कभी इतना ज्यादा ना बारे में नहीं लाते कि यार अगर आपने मिजान के फॉर एग्जांपल शेयर लिए हैं, या आपने T9 हंटर के या किसी भी कंपनी के आप शेयर लिए हैं, आप उसके पास से गुजरोगे ना, तो थोड़ा सा एक अपनायत कटा जाएगा। आप कनेक्ट करते हो। मैं Connect आपको करेंगे। छोटी सी बात बताऊं, लूज हाँ। मिल्क आप लेने जाते हो ना अम्बाला से फॉर एग्जांपल, उन्होंने बीच में कहा कि भाई हमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, हम जो है आपको शॉपर में नहीं देंगे। मेरा फौरन क्लिक कर दिया माइंड ना, मैंने कहा यार ये अगर शॉपर में नहीं देंगे तो बंदा हैंडल नहीं कर पाएगा। शॉपर में आप जहाँ 10 से 5-6 किलो एक बंदा लेने जाएगा ना, वो अवॉइड करेगा, वो प्रेफर करेगा ओल्पर्स या नूरपुर या इस तरह प्रेमा, इनकी प्रोडक्ट्स को। तीनों चीज़ें लिस्टेड हैं, आप देखें ना, तो ये आप कनेक्ट करते हो कि यार ओल्पर्स की प्रोडक्ट नजर आए, आपको FCPL नजर आ जाता है पीछे, आपको नोटपर नजर आ जाए, आपको FFL नजर आ जाता है। तो ये बिजनेस का आइडियाज होना, तो ये तभी आते हैं। अब मैं गाड़ियों का भी आपको पता है ना, नई गाड़ी आती है तो आप देखते हो भाई कौन सी HEV है, PHEV है, क्या है, हवल है, GWM है, किसी लोग कैसा देती है, तो आपको कन्विक्शन, ये सारी चीजें। और फिर जो तीसरा एस्पेक्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक चीज डिविडेंड यील्ड हमने सीखी, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडरेट मार्केट देखा, P रेशियोज वगैरह एडवांस लेवल है, लेकिन फिर भी तीसरी आपने कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। FFC 150 पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, आज है या नहीं है? ये अच्छा, इसमें एक और मैं एक और बात ऐड करूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यानी कि ये सब फंडामेंटल्स इंटैक्ट होके भी मतलब इसमें एक टेम्परामेंट बड़ी अहमियत रखता है, यानी कि पेशेंस होना, कन्विक्शन, यानी कि पेशेंस जो डेवलप होना है। तो उसमें भी मतलब ARN और आप लोग की जो क्लास में मतलब जंग छिड़ गई थी, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें आप लोग बड़े काम रहते थे कि यार भाई कोई मसला नहीं है और इसके फंडामेंटल इंटैक्ट हैं, और ये मतलब एक, वरना तो आम इन्वेस्टर हो तो वो तो पैनिक कर जाए, उसको पता ही नहीं होगा कि भाई क्या होने वाला है मुल्क में। और हमें भी मतलब हर किसी को नहीं पता होता क्या होने वाला है। इफ एनीवन सेज कि मुझे पता है क्या होने वाला है, तो ही इज ब्लफिंग। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी। आज जिन्होंने जंग के टाइम पे FFC नहीं लिया था ना 313 पे, अब आप उनसे पूछें। जी हाँ, ऐसा ही है। तो ये देखें, ये तभी अब आप लिंक करें ना, अगर जो भी इन्वेस्टर हैं, पीटर लिंच हो गया या बड़े बड़े, अब उनकी आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे ना, तो ये अपॉर्चुनिटी इस वक्त आ जाती है कि यार ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होता, है, बाइंग अपॉर्चुनिटी कंपनी तो है ना, हाँ, अनलेस के बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर जंग हो जाएगी तो इट वुड बी द लास्ट थिंग के जो आपको सबके लिए होगी, वो तो सबके लिए होगी ना, भाई सबके बैंक अकाउंट पे आएगा, फर्क आएगा। और फिर ये वाली बात कि भाई ये भी हम इसमें सीखते हैं कि भाई आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इफ यू आर इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ योर हार्ड एंड मनी, देन कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट और फिर मॉडल पोर्टफोलियो की जो कंस्ट्रक्शन होती है कि भाई इस लेवल की परसेंटेज मैंने डालनी है, मैंने इमरजेंसी फंड में इस ये वाली परसेंटेज रखनी है, तो सो यू कैन स्लीप इन पीस कंफर्टेबली, आप सोएं बिल्कुल। पोर्टफोलियो मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना 50% ऑफ द पोर्टफोलियो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में रखता हूँ। DCR की मेरी ज्यादा कंपोजिशन है, अच्छा, स्टडी कैश फ्लोज हैं। और मैं जब जाता हूँ, आप कल भी जाए ना, आपको पार्किंग गाड़ी में पार्किंग की बड़ी मुश्किल से जगह मिलने लगी। आप देखें और ऊपर आप रश देखें और वो मार्केटिंग ब्रांड्स और उनका बिजनेस मॉडल देखें, तो आज वो अगर 29 पे तो देखें, जिन्होंने 13 जब मैंने शुरू किया था, अच्छा। मैंने अपनी फैमिली को सबको कन्विंस करता रहा यार 15 रुपीज। ये बताएं कन्विंस हुए लोग के नहीं हुए? कुछ हुए, लेकिन मोस्टली तब हुए जब प्राइस काफी बढ़ चुकी थी, जब मीडिया, हाँ, मेरे अल्फाज में ना। और अगर यहाँ पे कोई एक्सपर्ट आके बोलेगा ना, तो जाहिर सी बात है हम लोग ये समझते हैं कि एक्सपर्ट के अल्फाज की ज्यादा वर्थ है। हम लोग जाहिर सी बात है वो वैल्यू इतनी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि यार एक बंदा अगर बोल रहा है ना, तो उसके पीछे आप रिसर्च कर लो एटलीस्ट कि यार सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसने क्या बोला है। थोड़ी मत करो, मैं भी आपकी लाइफ चेंज हो जाए, हो सकती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है इसमें आपसे, एक सवाल हमारा आपसे भी सवाल है कि म्यूचुअल फंड्स भी तो हैं, मतलब इतनी मेहनत कोई क्यों करे?
मतलब एक सवाल है मेरा कि भाई ये आप तो मुझे तो इसका पता है कि क्या फ़र्क है, लेकिन थोड़ा आप लोगों से मतलब यानी कि जानना चाहूँगा कि अगर क्या मतलब डिफरेंस होगा दोनों में। भाई मैं सिंपल वो है कि अगर आपको कुछ नहीं पता ना, देन यू कैन डेफिनेटली शुड गो टू म्यूचुअल फंड्स। सही है, डेफिनेटली अगर आपको इतने टाइम में आप सीखें, आप हाँ। उसको जज करना शुरू करें। म्यूचुअल फंड्स का जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम नहीं मतलब जो डिसएडवांटेज में बोलूंगा कि वॉरेन बुफे कहता है इसमें कि यू कांट बीट द एवरेज व्हेन यू आर द एवरेज। यस, सही है। तो एग्जैक्टली, आप गिनती की टॉप ही कंपनीज उठाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स वुड बी इन्वेस्टेड इन दोस। यस, लिक्विडिटी का इशू है, हाँ, बिल्कुल। इलिक्विड शेयर होगा तो वो उसमें नहीं घुस सकते। सही है। और वो एक रेशियो होता है, परसेंटेज से आगे नहीं, 20% में बिल्कुल। इसका एक परसेंटेज उससे आगे नहीं बढ़ लेकिन ना ये सकते। सारी बातें ना बहुत आगे की हैं। अच्छा, हम इसको लेके ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई आपने आना है तो डायरेक्टली मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 7,200 पे खरीद के 170 पे बेच दिया तो जी। उससे बेहतर था कि आप पहले म्यूचुअल फंड में आ जाते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो प्रोज एंड कॉन्स सब चीजों के हैं। आपकी एक अपनी जर्नी है। आई स्टार्टेड विद म्यूचुअल फंड माई सेल्फ, मतलब 2017 में आई स्टार्टेड विद म्यूचुअल फंड माई सेल्फ। तो आपकी एक अपनी जर्नी है। आप उससे जिस तरह भी शायान बोल रहे हैं ना कि प्रोबेबली ही विल फाइंड समथिंग एल्स इन द फ्यूचर एंड ही विल गो फॉर इट। जहां पे आपने सोच लिया ना कि अब मुझे सब आता है, इससे आगे तो मुझे कोई सिखा ही नहीं सकता या बता ही नहीं सकता, बस वो खत्म हो गए फिर आप। अच्छा, इसमें जो मेरा जो आइडिया डिफरेंट थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से ये रहा कि म्यूचुअल फंड जो है ना वो आपसे एक अमाउंट ले लेंगे और उसके बाद जो है वो आपसे अमाउंट लेने के बाद वो आपसे एक चार्ज करेंगे जो भी आपकी परसेंटेज होगी इन्वेस्टमेंट का। लेकिन उसमें एक वो क्यों कर रहा है फंड मैनेजर, वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो टीम है एक्सपर्ट्स की, वो क्यों कर रहा है, उसकी क्या वजह है, उसका जो एफएमआर जो रिपोर्ट निकालते हैं लोग मंथली, उसमें से क्यों उसने स्टॉक निकाल दिया कोई एक बाहर, क्यों अंदर कर लिया उसने अंदर। तो ये सब रीजंस जानना मेरे ख्याल में एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हाँ। जो इसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं हाँ। और बड़े अमाउंट डालते हैं, या उनको पता होना चाहिए एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करना आपको पता तो हो कि यार मैं कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं क्यों दे रहा हूँ उसको पैसे। ये सारी चीज़ें देखें, आप सेल्फ सफिशिएंट बने। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है रीडिंग, सबसे इम्पोर्टेंट। आपको अभी मुश्किल लगेगा, लेकिन देखें शुरू में एक प्रोसीजर होता है ना। मैं अब जो चीज़ मुझे पहले 2 घंटे लगती थे ना, अब मैं 15 से 20 मिनट में स्किम कर लेता हूँ। आज भी मैं सुबह उठाऊँ ना, मैं पढ़ के आया हूँ। अच्छा, वीकेंड में मुझे पता है कि हालात क्या चल रहे हैं। आज भी मैंने उस पर ट्वीट भी लिखी थी कि रशिया और यूएस आपस में कल अलास्का में उनकी मुलाकात हुई, तो उनका इम्पैक्ट किस तरह, फिर डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं कि यार इनका इम्पैक्ट कमोडिटी पे आ सकता है, ऑयल पे आ सकता है, रशिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो फिर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी से किस तरह रिलेट करके और किस तरह वहाँ से हम निकाल सकते हैं चीज़ें। तो कोई भी चीज़ ना, हमेशा हर चीज़ की वो वर्ड्स होती है और हर चीज़ की डेरिवेशन होती है, जहाँ से वो फिर रियलाइजेशन बनती है। तो ऑटोज़ के लिए वैल्यू रियलाइजेशन के ट्रिगर्स डिफरेंट होते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने स्टॉक लिया कल ही आप उसमें उम्मीद रखो कि आप वो बढ़ जाएगा। ये भी बहुत ही गलत अप्रोच होती है कि आप मिसकंसेप्शन से, इन मिसकंसेप्शन मतलब मैंने लेने के बाद अब चला जाएगा, अब चला जाए। हाँ, तो वो एक अगर ऐसा हुआ ना, तो वो आपके लिए डिस्ट्रॉयर है बजाय इसके वो क्रिएटर हो, क्योंकि उससे फिर आप क्या करोगे, कल आज आपने 1 लाख लगाए, कल 10 लाख लगा के करोगे कि भाई मैं तो अब जिसमें लगाता हूँ वो ऊपर चले जाए। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह होती है कि हमेशा जब आप रीडिंग करते हो ना, तो आपको पर्सपेक्टिव आते जाते हैं ना। तो जो चीज़ पहले आपको 2 घंटे लगते हैं, अब आपको 10 से 15 मिनट में रीडिंग आ जाती है, उससे आप थीम्स निकाल लेते हो। अब जैसे हर कोई टेक्सटाइल के लिए बात कर रहे हैं इंडिया पे, लेकिन आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का कंपटीशन राइस के साथ भी है। तो हमारे पास भी लिस्टेड कंपनीज में राइस का एलिमेंट भी है। तो आप स्ट्रेट अवे ना चले जाएं, फिर आप जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो सारी चीज़ें फिर आप देखते हो, और आप फिर देखते हो कि जो रीज़न आप निकाल रहे हो उसमें फिट होते हैं कि नहीं। मतलब एक तो आपने वो अजम्पशन बना ली, आपने नोट डाउन कर लिया, फिर आप डिसाइड करते हो कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगरचे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट कब होगा आपको कैसे पता चलेगा? रिजल्ट्स में। फिर आप रिजल्ट्स में देखोगे, फिर देखोगे कि यार रिफ्लेक्ट हो रहा है, मार्केट कैप्चर हो रही है, कंपनी मार्केट कैप्चर कर रही है, देयर अर्निंग्स विल ग्रो, शेयर प्राइस ऑल्सो ऑलवेज फॉलो अर्निंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट है। आज अगर साजगार 1200 से 1400 पे, तो उसकी अर्निंग्स कॉरेस्पॉन्डिंगली आप देखें बैक कर रही है। पहले वो रक्षा बना दी थी तो उसकी अर्निंग्स उस तरह से थी, तो वो 100-200 पे चल रहा था, उसकी भी वजह थी। आज वो 1400-1500 पे, तो उसकी भी वजह है, वो वजह तलाश करनी है। सही बात है। अच्छा शायन, मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर हम 3 इंजीनियर बैठे हैं, सही है, मैं तो पूरा इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तो एक एसोसिएट इंजीनियर हूँ, खाली आप दोनों पूरे इंजीनियर हैं, बट क्या ये स्टॉक मार्केट के अंदर इंजीनियर्स को कोई एडेड एडवांटेज हासिल है, इसलिए हमें इतने इंजीनियर्स दिखते हैं, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या जो लोग फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड हैं उनको कोई एडवांटेज हासिल है, या इट इज़ फॉर एवरीवन? फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मुझे मैथ पसंद ही नहीं है फॉर एग्जांपल, या मेरा कोई वास्ता ही नहीं है नंबर से, तो क्या स्टॉक मार्केट इज स्टिल फॉर मी? देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना, वो एक डॉक्टर के लिए भी है
एक इंजीनियर के लिए भी है, एक हाउस वाइफ के लिए भी है, एक सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे उसके लिए भी है। गुड। फिर आती है आखिर में बात कि वो फाइनेंस वाले बंदे की भी है। सही। तो डॉक्टर है ना, आप स्टॉक्स हैं, कोई उनको, हमारे पास पूरा फार्मा का सेक्टर है ना, उस डॉक्टर को पता तो होगा ना कि यार मैं राइजेक कहाँ यूज़ करता हूँ, राइजेक भी किसी ना किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होगा। पैनाडोल हम लोग ले रहे हैं ना, अब पैनाडोल को क्या पता कि वो फाइनेंस वाला बंदा है या क्या। एक बंदा अगर पैनाडोल खा के ही वो ले रहा है, या नेशनल का आप 4 ले लें, नेशनल केचप ले लें, तो अगर एक एज अ कंज्यूमर भी उसको पता है कि उसको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है ना बस। तो ये पहला स्टेप है कि किसी के लिए भी नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस को यूज़ करना है। उस कॉमन सेंस से फिर आप निकालते हो नंबर्स। थोड़ी सी 3 स्टेटमेंट्स उसमें मैं कहता हूँ, हर किसी को पढ़ने आनी चाहिए, लेकिन वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग जो है ना एक वो पाथ क्रिएट कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल मिथ है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, फाइनेंस से ज़्यादा इंजीनियर्स इस फील्ड को ज़्यादा एक्सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोर अंडरस्टैंडिंग होती है बिजनेस की ना। वो उनको पता होता है कि आज मैं अगर इतनी कॉस्ट लगा रहा हूँ पावर की, तो मैं यार सोलर लगा लेता हूँ, मेरे कैपिटल आज मुझे सोलर जो है वो सस्ता मिल रहा है, वो मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके मैं ओवर लाइफ टाइम, मतलब 25-30 साल उसकी लाइफ होती है। तो आज आप देखें, सो आप नेट मीटरिंग की वजह से या इस तरह के बेनिफिट्स की वजह से अब वो कितनी कॉस्ट मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं। तो वही फिर जितनी भी स्टोरीज होती हैं, हम लोग भी एज ए एनालिस्ट यही काम कर रहे होते हैं कि स्टोरीज निकाल रहे होते हैं। यार कंपनी में वैल्यू कब आती है? जब वो अपने मार्जिन, जब वो सेल्स बढ़ाती जाए और अपने वही सेल्स बढ़ाए, लेकिन मार्जिन उसके प्रोपोर्शनली बढ़ते जाएं। ठीक है। तो फिर वो चीज़ें ट्रांसलेट जब होती हैं नंबर्स में, तो तब वो फिर फाइनेंस की बात आती है। एंड इवन दोस फाइनेंस एनीवन कैन लर्न, राइट? यू डोंट हैव टू बी अ मैथ गाय। पैरेटो प्रिंसिपल, आप 20% लर्न करें, 80% आपके पास वही घूमेगी। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने 6 से पढ़ ली ना, तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। और बाकी सिंपल रीडिंग हैबिट होनी चाहिए आपका वो पूरा एक डेटा बन जाएगा। और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इस बारे में बोलते हैं कि भाई आप जिस इंडस्ट्री में है ना, उसकी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगी। शुरू ही इंडस्ट्री से करें। एक बंदा अगर आईटी वाला है तो उसको सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस है ना, ये सारी चीज़ें वॉरेन बफे ने भी कहा है ना कि वो ऐसे बिजनेसेस को देखता ही नहीं है जो उसको समझ ना आए। तो आप उस इंडस्ट्री जो आपको इजीली, मैं इसलिए ऑटो पे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। ऑटो एक ही सेक्टर, अगर आपकी एक्सपर्टीज आ गई ना समझने में कि यार ये हवाल गाड़ी बन रही है, इसमें इतना कैपिटल है, इतना आपको इतना वो जनरेट कर सकती है, तो दैट्स इनफ। आप इनवॉइस वैल्यू हर बंदा देखता है कि यार कितनी है, कितनी मुझे जीएसटी पे करनी पड़ रही है। डेटा आ रही है आपके पास बहुत, हर मंथली पामा के नंबर्स आते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई करके आपको आइडिया निकल आएगा यार इतना प्रॉफिट कर रही है। पीछे एक इन्वेस्टमेंट, ये स्टेटमेंट निकालें इनकम की, आप वहाँ से मार्जिन डिटेक्ट कर लें। 3 महीनों में इतना चेंज नहीं आता, वहीं से ही आप मार्जिन निकाल के आइडिया आप अर्निंग्स का निकाल सकते हैं। फिर आप, जैसे हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में लर्न किया कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडरेट मार्केट, तो आपको कौन सा प्राइस टू अर्निंग देना है वो आप डिसाइड करके, वो आप डिसाइड करें, उससे कंजर्वेटिव अप्रोच रखें। लेकिन वैसे मैं भी कंजर्वेटिव अप्रोच इस मामले, इस टाइम पे तो नहीं रखूंगा, क्योंकि इस टाइम हालात ज़बरदस्त हैं। लेकिन आप फिर भी कंजर्वेटिव अप्रोच रखिए, आप वहीं से भी टारगेट निकालें, तो वहाँ से आपको एटलीस्ट अंडर वैल्यूड कंपनी निकाल सकते। तो ये सारी सबके लिए, आप सबके लिए थोड़ी सी मेहनत है, हर फील्ड में मेहनत है, शॉर्टकट्स नहीं है कहीं भी। ज़बरदस्त। अच्छा उमैर, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि 2 चीज़ें चलती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एक हमारा फंडामेंटलिस्ट हैं, एक हमारे टेक्निकल वो हैं। तो कौन सी चीज़ें जो आपको ज़्यादा समझ में आती है, या अगर मैं एक आइडिया लेना चाहूँ कि मैं तो बिलीव करता हूँ, फंडामेंटल्स पे बिलीव करता हूँ। और उसकी वजह ये है कि आप, यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि अभी आज प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, लेट्स से, तो फ्यूचर में उसकी प्रोजेक्शन क्या है प्रॉफिट्स की, इस बात पे भी ज़्यादा शेयर प्राइस फॉरवर्ड लुकिंग होने की वजह से शेयर प्राइस डिसाइड हो रही होती है। तो उसकी अर्निंग्स क्या है, उस पर डेट कितना है उसके ऊपर, और तो ये सब चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटली जो हैं वो मैं प्रेफर करता हूँ। तो यूजुअली इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, जो फंडामेंटली भी होते हैं और टेक्निकली भी होते हैं, बट आई डोंट प्रेफर टेक्निकल्स, आई गो विद द फंडामेंटल्स ओनली। सही है। अच्छा, वैसे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमजा, तो मैं भी ना टेक्निकल्स के बारे में पहले यही सोचता था, क्योंकि ऑब्वियसली, बट ही टोल्ड मी कि नहीं अम्मार भाई, इट्स अमेजिंग। उसने मुझे पूरा बड़ा समझाने की कोशिश करी कि देखें जो चीज़ हो रही होती है ना वो चार्ट्स पे किस तरीके से, इतना तो मैं नहीं समझ पाया क्योंकि बट रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो उसी से मैं शायद तुम्हारी तरफ आता हूँ, बिकॉज यू क्रिएटेड समथिंग के जो मेरे ख्याल में टेक्निकल को भी फॉलो करती है और वो फंडामेंटल्स को भी फॉलो करती है, शायान बॉर्ड और अल्फा जैन मॉडल। तो अगर 5 मिनट में उसको हमारे लिए समराइज करना चाहो आपके, व्हाट डज इट डू, हाउ डज इट हेल्प यू, एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर इट? ओके, देखें टेक्निकल्स भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, ऐसा नहीं है CMTs लोग कर रहे होते हैं, उसमें ये सर्टिफिकेशन है जो सिर्फ टेक्निकल एनालिस्ट कर रहे होते हैं, तो इट्स स्कूल ऑफ थॉट। ये टेक्निकल्स मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो वो हिस्ट्री चार्ट पे आप प्लॉट करते हो
और फिर आप वहाँ से अपना एक इंटेलिजेंट गेस निकाल के आप प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, कोई यहाँ जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि सिर्फ टेक्निकल्स में आइसोलेशन में नहीं चलते, सिर्फ फंडामेंटल्स भी आइसोलेशन में नहीं चलते। आपने काफ़ी देखा होगा कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद वो शेयर प्राइस गिर रही होती जी है। बिल्कुल, बिल्कुल। रिसेंटली हुआ है, हाँ एस्कार काफ़ी, में हुआ है, नेपाल में हुआ है, डेफिनेटली। बाकी में। तो वो अब आप मुझे बताएं कि वो जो फंडामेंटली एक चीज़ स्ट्रॉन्ग थी तो उसको क्या चीज़ जो है हाँ, उसमें, drive लेकिन फिर किया आप है इसने। देखेंगे उसके अब जैसे गदून टेक्सटाइल है, उस पर भी काफ़ी ट्विटर पे आप देखेंगे हाँ, बात चल बहुत- रही है, बहुत बात चल तो रही वो उसके फंडामेंटल्स तो इंटैक्ट हैं, फिर क्यों जो है वो गिर रहा है ना। जी तो देयर मस्ट बी रीजन। तो जाहिर सी बात है टेक्निकल एनालिस्ट भी तो बैठे हुए हैं ना, जो कि डिसीजन या आम लोग पे, और टेक्निकल्स कंपैरेटिवली इजी टू लर्न है। तो अगर आप ये समझते हैं ना फंडामेंटल्स वाले लोग बैठे हैं, तो टेक्निकल्स भी इक्वली बैठे हैं, जो उनको पता है कि यार मुझे इस पॉइंट पे सेल करना है। वो RSI के डाइवर्जेंसेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ट्रेंड को मॉनिटर कर रहे होते हैं, हायर हायर्स हायर लोज। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है एंड इट वर्क्स। मैं आपको ये Okay. बता दूं कि इट वर्क्स। टेक्निकल लेकिन आइसोलेशन में काम नहीं आती, फंडामेंटल्स भी आइसोलेशन में काम नहीं आती। दोनों को आप कंबाइन करेंगे ना, किलर कॉम्बिनेशन है। और Okay. ये स्ट्रेटेजी मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए रिकमेंड भी करूँगा। अच्छा अब आपको अब स्ट्रेटेजी क्या है, आपने मैक्रो देख लिए जो मैंने अभी डिस्कस किया, आपने थीम्स देख ली जो हमने डिस्कस की, सेक्टर्स निकाल लिए, आपने फंडामेंटल कंपनीज निकाल ली। अब आप आ जाते हो टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स आपके इस सवाल का जवाब दे देता है कि व्हेन टू इंटर। ओके ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपको एंट्री पॉइंट्स आ गए ना। क्यों? क्योंकि माड़ी है, OGDC है ना, दोनों ऑयल सेक्टर्स हैं। अब ये पूरी रैली जो चली है, माड़ी स्टक रहा है, ठीक है, एक Exactly. रेंज में स्टक रहा है, एक हाँ, base रेंज उसने बाउंड बनाया हुआ है। रहा है वो। ठीक है, अब फंडामेंटल्स वालों को ये पता नहीं है, टेक्निकल्स वालों को पता है। अब टेक्निकल्स वालों ने इस द मीन टाइम माड़ी में इन्वेस्टेड नहीं होंगे मोस्टली, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि यार रेंज बाउंड है, बिल्कुल, वो एक बिल्कुल, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो देखिए वो टाइम आपके पास कैश फ्री है, तो वो कैश आप उस कहीं और लगा सकते हैं। आप गेल में या जिसके ट्रेंड्स अप हैं, आपने काफी सीमेंट के स्टॉक्स हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दिए हैं। FCCL देखें, चिराट में रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये नहीं बता रहा, मतलब लेकिन एक नए हायर हाइज हैं, तो वो टेक्निकल्स वहां से अर्न करके फिर वेट करेंगे। मार्केट माड़ी का अगर अपसाइड जाता है ब्रेकआउट, तो वो वहां आ जाएंगे। तो ये देखें टेक्निकल्स इसमें आपको एंट्रीज में तो हेल्प करता है ना। तो आप किसी को भी इस तरह, मतलब मैंने देखा मुझे बड़ा पिक्चर नहीं आप किसी को हाँ, कि भाई नहीं, वो स्कूल ऑफ थॉट it doesn't even work डेफिनेटली। and I used to think like that until unless I found a guy जिसने मुझे बताया हाँ भाई नहीं अम्मार भाई एंड तो फिर मुझे पता लगा हाँ यार मैं भी बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। ज़रा सोच रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा भी- और इसमें ना समय। तो मुझे ये बताएं कि शायद उस तरफ ये दोनों चीजों को आपने किस तरह कंबाइन करा अपने उस प्रोडक्ट के अंदर, या जो आपका एक ब्रेन चाइल्ड है, इस पे देखिए- अगर आप मुझे देखिए- कुछ। अब देखें जो आपने बात की इसमें अल्फाजेन मॉडल और टेक्निकल बॉट जो है ना, ये अल्फाजेन मॉडल सिर्फ समझ ले वो इट वर्क्स लाइक एन इक्विटी एनालिस्ट मेरे लिए काम करता है। ओके अब टेक आ गया, देखिए AI आ गया ना, AI जो काम मैं मैनुअली कर रहा होता था ना, अब वो मेरे लिए अल्फाजेन कर रहे हैं Okay. ना। और वो जो प्रिंसिपल्स यहाँ डिस्कस किए, या अगर आगे कभी मौका मिला तो वो जो भी प्रिंसिपल्स या जो भी हम देख रहे होते हैं, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है ना। कैश, आप शेयर होल्डर के कंपनी के पास कैश होगा तभी आपके लिए कुछ होगी। तो वो कैश पे नज़र रहती है अल्फाजेन की ना। तो वो डिटेक्ट कर रहा होता है कि किसी तरह उसमें पोटेंशियल है या कहाँ वो फंस रहा है, क्या उस बेसिस पे। और हमने काफ़ी अच्छा डेटा, दूसरा मेरे पास एडवांटेज है कि डेटा आपके पास भी है, डेटा मेरे पास भी है। मुझे उस डेटा को यूज़ करना मैंने सीखा ना, टाइम लगा के उस डेटा को हमने सीखा, उस पर हमने एनालिसिस अप्लाई की काफ़ी हद तक। फिर हमने ना इम्पैक्ट्स देखे कि शेयर प्राइस किससे बढ़ रही है, कौन से इम्पैक्ट्स हैं जो बढ़ा रहे हैं, कौन से इम्पैक्ट्स हैं जो उस पर। मुझे आपकी वो प्रोडिक्शन याद आ रही है आक्रोमा पाकिस्तान की इस वक्त, जो आपने जो कैप का स्टार्ट हुआ था, आपने दिया था पहले कॉन्फिडेंटली, अगर मैंने ट्विटर पे आपने कॉन्फिडेंटली बताया था उसको, और उसके बाद 2-3 कैप्स लगने शुरू हुए उसके ऊपर। आई रिमेंबर दिस। एमको मैंने जब बताया उसके बाद उस पे देखें, वो ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि अगर आप किसी ओपनली, को, और ट्विटर जो हमारे भाई बात I करेंगे, remember this, ट्विटर yeah. मतलब जहाँ पे लोग इंतजार में, हार्डेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो अगर वहाँ पे सर्वाइव कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह किया, क्योंकि एक ट्रस्ट है। अच्छा दूसरी बात है, हम लोग एक ग्रुप भी है, तो ये जो मैं ट्विटर पे पोस्ट करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं वहाँ भी पोस्ट कर रहा होता हूँ, और वहाँ पे भी 1 साल से कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि अभी पुरानी हो। हाँ बिल्कुल मेहनत तो वो मेहनत थी, वो लोग हैं, अच्छे लोग हैं सर, अच्छे लोग हैं, लॉयर्स भी हैं वहाँ पे हमारे, एक आपके काफ़ी जानने वाले हैं। अगर मैं उनके आप उनको बिल्कुल वो भी रिगार्ड्स भी देते हैं। स्टॉक कंपाउंडर वन ऑफ देम, वैल्यू इन्वेस्टर अनदर वन, देन वी हैव डॉक्टर एंड PSX। तो ये बड़े बड़े नाम वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ से मतलब ये चीज़ें टेस्ट कर रहा होता हूँ वहाँ। मैंने उनको कि यार मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक उसमें रह के तो वो स्कोरिंग हमने बनाई। मेरे साथ एक मेरा अच्छा दोस्त है, भाइयों जैसा दोस्त है, ही इज़ एक्सपर्ट इन टेक।
मेरे आइडियाज़ हैं वो उसको पिक्चर में ले आता है। इट्स ऑलवेज अ 2% गेम। डेफिनेटली मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, उसकी मुझे सपोर्ट रही है। अगर हम एक पिलर की तरह है ना, जो प्रोडक्ट हमने बनाई है तो वो एक मतलब उस बंदे की मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ ना, वो गॉड गिफ्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी है, हम लोग बायो की तरह हैं, शुरू से भी रहे जो, लेकिन वो आना नहीं चाहता। खैर फ्रंट लाइन पे मुझे ही रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन तो वो फंडामेंटल उसने कैप्चर किया हुआ अल्फाजेड मॉडल ने। वो कंपनीज, और मेरे पास दूसरा एडवांटेज ये है कि जहाँ लोग सिर्फ हाई स्ट्रीम कंपनीज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं ना, माड़ी एफएफसी वहाँ से नहीं निकलते, मुझे पता होता है कि कौन कौन सी कंपनीज पे इन्वेस्टेड रहना है। 400 कंपनीज पे नजर है मेरी। अल्फाजेड मॉडल डज दैट। मैंने आपको बाबा फरीद, मैं हाँ लेवरेज, डेफिनेटली दैट इज लेवरेज। मैंने आपको बाबा फरीद की एग्जांपल दी कि यार देखें वो 68 पे ट्रेड कर रहे हैं, 47 की उसकी अर्निंग आई है। उसके बाद आप देखें विद इन नो टाइम 2 वीक्स 291%, कितने परसेंटेज। एक्सीलेंट एग्जांपल। अब लोगों के पास TICL थल इंडस्ट्रीज, अब शुगर मैंने आपको थीम बता दी। अब लोग रो रहे हैं, आवाम रो रही है, जाहिर सी बात है। लेकिन एज इन्वेस्टर तो आपको इन्वेस्टर की तरह सोचना है ना, वो बात है बिल्कुल मुश्किल, गलत बात तो है, लेकिन देखें वो आवाम भी तो अगर कुछ मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये अल्फा जैन मतलब ये वाले सारे जो सिनेरियोज हैं उनको नंबर्स की फॉर्म में ले आता है, कैप्चर कर रहा होता है। देखें क्वालिटेटिव कुछ चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं, कुछ इट्स डिफिकल्ट, लेकिन AI के बाद हम अब इस पे भी वो लगे हुए हैं कि उसको उस तरह कैप्चर करवाएं। मतलब आप उस पे मुसलसल काम कर रहे हैं, उस पे काम ना, डेफिनेटली रोकना तो है ही नहीं ना। और यही तो एज है। आज मुझे पता है अल्फा जेन ऐसे निकल आएंगे इंशाल्लाह, बहुत निकल आएंगे। मेरी दुआ है कि आए भी। मशीन लर्निंग प्रोडक्ट इज अ फाइनल प्रोडक्ट। हो सकता है कि वो बस जो एक बड़ा प्रोडक्ट के अंदर जो मतलब एक प्रोडक्ट जो चल गया, या एक जो प्रोडक्ट नहीं चल पाया, उसके पीछे उसका फाउंडर ऐसा होता है कि वो बोलता है नहीं मैंने रुकना नहीं है, मैंने इसको ना इम्प्रूव करते रहना है। मैं देखिए अभी भी मुझे लोग कह रहे हैं कि यार आप इसको रिलीज करें, क्या करें। मैंने उनका मेरा एक ही जवाब होता है, यार देखिए अगर ये एक वैल्यू प्रोडक्ट तो है, मुझे उसने फ़ायदा दिया यार। आपने अब तक जो देखा है वो वही है, ट्रांसपेरेंट है ना। अगर कोई इस तरह का सिग्नल आएगा जो गलत जाएगा, मैं वो भी आके फेल्यूर को तो मैं रेडीली बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं फेल्यूर्स एक्सेप्ट करूंगा ना, तभी मैं उसमें पैरामीटर सेट करूंगा। और वहाँ से मुझे एक और पैरामीटर निकल के आएगा कि यार इतनी चीज़ों के बावजूद अगर ये फेल हुआ है तो कोई तो वजह होगी ना, तो वो वजह ज़रूर निकल आएगी कि यार हाँ ये पैरामीटर इनमें नहीं है, वो कम्युनलिटीज़ हैं। तो अभी भी हमने जो एमको के जो मूव्स थे, या इस तरह के हमने काफ़ी मूव्स, इकोप के इस तरह की कंपनीज हैं जो बाज़-औक़ात मैंने भी जब मॉडल आया उसके बाद सुनने में आई कि यार ये भी एग्जिस्ट कर रही हैं इतने ज़बरदस्त। और उनमें प्राइस डिफरेंशियल, वैल्यू और प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स के रेडार पे नहीं होती, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो जब वो आती है तो टाइम ही नहीं मिलता। तो जब ये चीज़ हमने फील की कि यार इस टाइम को किस तरह कैप्चर करें, तो उसमें मुझे हेल्प करता है टेक्निकल बॉट। तो वहाँ पे उसमें भी समझ लें कि मैं खुद मैक्रो इकोनॉमी और उसको पढ़ रहा होता हूँ। मेरे पास एक फंडामेंटल है जो मुझे कंपनीज फिल्टर आउट करके दे रहा होता है, एक्सेलेंट कंपनीज। और उसके बाद मेरे पास आ गई आपकी ये टेक्निकल बोर्ड जो मुझे एंट्रीज और एग्जिट्स कराते हैं। तो इससे इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो उसमें भी, लेकिन अगेन फेलियर्स होते हैं। हर चीज़ आपके पास चली जाए, यही तो मार्केट है। तो आप बिल्कुल अगर ये समझते हैं कि फेलियर्स नहीं होंगे, तो मतलब वो दो चीजें हैं जो आपको एक समझ लें कि आपको आपके ना दो लोग हैं आपके पास, जो एक फंडामेंटल को देख रहा है, एक टेक्निकल को देख रहा है, और आपको असिस्ट कर रहे हैं। मैं ये भी सबको रिकमेंड करूंगा, देखें बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर मैं ये चीज़ बना सकता हूँ सिंगल हैंडेडली, मतलब मेरे पास टीम में जो बंदा है, दो बंदे अगर ये, तो ब्रोकरेज हाउसेस को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। दे कैन ऑल्सो हायर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स या AI इंजीनियर्स। एंड आई डू थिंक कि अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली। अब डेटा है ना, डेटा की एक्सेस है आपके पास, तो आप उसको किस तरह चला रहे हैं, अब उसको आपको किस तरह, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्म करें, आप हायर करें। आज जो, और एनालिस्ट के लिए भी ये मैं कहूँगा, अगर वो अपने साथ टेक को शामिल नहीं करते ना, और अपग्रेड नहीं करते विद टेक, तो दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि आपको आज मुझे ग्रोक और ChatGPT 5 एक, मैं समझता हूँ कि अच्छी एनालिसिस निकाल के दे देता है, अच्छे बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस निकाल के देता है। तो ये तो समझ लें कि आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडर्स आ गए हैं, आप देखें कितने यूज़ केसेस आ गए। तो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जो इंसान AI यूज़ कर रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। AI भी अगर खतरनाक नहीं है तो मतलब आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है उससे डिपेंडेंट है। थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग इट शायान, और आई विश यू ऑल द लक फॉर योर प्रोडक्ट, और कीप वर्किंग ऑन इट। फेलियर जो है ना वो प्रॉपर फीडबैक होते हैं, डेफिनेटली। और आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, आई प्रॉमिस कि अगर मेरे पास एक फेलियर आ गया ना कोई भी इस तरह, तो तभी दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग फॉर रेंज बाउंड एंड बियर मार्केट। क्योंकि बुल मार्केट है, आई स्टिल बिलीव कि हर स्टॉक चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं चल रहा है। स्टिल आई बिलीव कि मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैं एक वैल्यू इसमें क्रिएशन आएगी तो मैं वो उसको बताऊंगा कि यार ये इसमें फेल हो गया है, इसमें इस तरह के
बिप्स ऑर्स हैं, तो वील वर्क इट आउट कि किस तरह नहीं भी हुए तो एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा टूल जिसकी एक्यूरेसी 50% तक भी है ना, इट्स अ ह्यूज थिंग, मैं आपको बताऊं। और अगर आप सारे डॉट्स कनेक्ट करते हो, फंडामेंटल, मैक्रो इकोनॉमिक, हर चीज़ आप कनेक्ट करके उसके बाद भी अगर गलती होती तो दैट्स ओके। अच्छा हमारे साहब ये सब बातें तो मतलब चल रही हैं, इसमें आपसे थोड़ा सा पूछना था, कंटेंट आपका देखा है यूट्यूब पे एज इन्फ्लुएंसर आप इसको कर रहे हैं, तो आपके कंटेंट के अंदर जो यानी कि एक इमोशनल वेलबींग और जो है एक एज अ करियर ग्रोथ चीज़ों को लेके एक मैं देखा है आपका कंप्लीट आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो उसकी क्या वजह है? एक डिसिप्लिन को लेके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, इमोशनल डिसिप्लिन है, हेल्थ एंड वेलबींग है, उस पर मैंने आपका फोकस बहुत ज़्यादा देखा, थोड़ा सा उसको आप अगर देखिए, किसी भी चीज़ को ना आप इनफरादी नज़रिए से अगर देखेंगे ना, ये बात मुझे भी काफ़ी टाइम बाद समझ में आई कि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीख रहे हैं ना, तो फाइनेंशियल लिटरेसी आपको ना एक टाइम पे आके दूसरी चीज़ों की तरफ भी मुतवज्जा करती है। अच्छा। मतलब फॉर एग्जांपल आप जैसे अभी आपने थोड़ी देर बाद पहले एक बात बोली थी कि फायर के करीब आते जाएंगे ना आप, तो आपको एहसास होने लगेगा कि पैसे के पीछे मैं भाग रहा था, भागते भागते मुझे ख्याल ही नहीं आया कि बहुत सारी चीज़ें मैं पीछे छोड़ आया हूँ। उनको मैं अगर उस टाइम से जब से मैं साथ लेके चलता ना, तो मैं इस टाइम शायद फायर के उतना करीब नहीं होता, लेकिन खुश होने के बड़ा करीब होता। मैं जो है ना वो कंटेंट होता अपने आप से। तो ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है और ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, ये एक बहुत कीमती पार्ट है आपका, जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मैं अगर बल्कि एक हद तक जाऊं कि आप शायद वेल्थ को मिस कर दें, लेकिन आप अपना हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट और रिलेशनशिप को आप मिस नहीं कर सकते। उसको अगर आप एक जगह पीछे छोड़ आए ना, तो पॉसिबिलिटी है कि आप वेल्थी तो हो जाएंगे, लेकिन शायद आप इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में लगे रहेंगे आप। तो ये चीज़ आपको समझ में जब मुझे समझ में आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार छोटी छोटी चीज़ें ना फिर आपको अच्छी लगने लगती हैं। फिर आपको, जैसे उस दिन शायान भाई ने मुझे बोला था कि अमार भाई यार ये 10% एक हो गया, तो आपका ना मुझे कोई इतना ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं मिला। तो लगता है आपने अमार भाई ये खरीदा ही नहीं होगा। हाँ, उन्होंने स्टॉक ये अपना स्क्रीनशॉट निकाल के तो मैंने इनको बाइंग अपने ना वो भेजा, मैंने बोला देखो खरीदा था, लेकिन मेरे लिए अब वो इतना मायने नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे काफी ज्यादा पुश देती हैं। तो मैं कंटेंट अपना बनाता हूँ यंग जनरेशन के लिए। ठीक है, यंग से मेरा मतलब है कि 20s में जो लोग हैं, और 20s में जो लोग हैं अगर वो इस बात को समझ जाएंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है एक टाइम बाद जो है ना वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। इवन तो अगर उनके पास उतना पैसा ना भी हो ना, उनके पास अच्छे रिलेशनशिप हो, उनकी अच्छी हेल्थ हो, और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट ऐसी हुई हो कि वो अपने आप को पुश कर रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छी जगह होंगे एक ओवरऑल एक होल इंडिविजुअल बनने के अंदर। दैट इज द रीजन के आई मेक माई कंटेंट के वो बहुत सारी चीज़ों को टच करे। बिल्कुल, अगर आपका जो कंटेंट है ना उसमें अगला बंदा एक तो सुने, उस पर अगर वो एक्ट करता है ना, हर चीज़ आती है एक्ट करने से। हम लोग कितनी भी नॉलेज कंज्यूम करके उसको अगर स्प्रेड आउट नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते ना, तो इट्स लाइक नथिंग। तो वर्थ उनको तभी नज़र आएगी, या उन लोगों को नज़र आएगी जो ये लोग जो उस पर अमल करेंगे। तो अमार भाई का यही इनकी एक क्वालिटी है कि यार ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है। मतलब मैंने भी आई थिंक जब ये फायर चेजर से अमार सिद्दीकी बन चुके थे, तो मैंने इनके लिए पोस्ट की, तो मैंने कहा यार अगर ये बंदा आ रहा है ना, तो उसकी बातों को आप सीरियस नहीं, क्योंकि ये वो बात नहीं है कि उसने ये खुद नहीं किया और आपको बता रहे हैं। ईजी होता है ना, हम लोग खुद ना करें तो बताएं, बोलने में क्या है, जो बोल रहे हो कर नहीं रहे। इस एज में यार एक बंदा अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे आ गया है ना, तो उसने ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें देखी होंगी। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन मार भी आपको, मतलब इसको डिसिप्लिन को कैसे, मतलब आप समझते हैं यंग जनरेशन को, आप जो यंग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कैसे आप उनको बताएंगे कि यार ये आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे जाएं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में ना जाएं, उसके बेनिफिट्स क्या, मतलब अभी तो बात जो है ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन से बहुत आगे निकल गई है। मतलब अभी आप देखें ना, आपका यंग जनरेशन का अटेंशन स्पैन कितना कम होता जा रहा है, बहुत कम है। मतलब आप शॉर्ट्स जो हैं वो क्या है जी, वो इतनी जल्दी आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं कि भाई एक टाइम पे आप एक शॉट देख रहे हैं, वो हैप्पी था, फिर आपने 30 सेकंड बाद उसको ऊपर किया, वो एक माइंड ने आपके अलग केमिकल प्रोड्यूस कर दिया, सही है, फिर आपने किया, फिर मोटिवेशन वाला शॉट आ गया। तो वो यंग जनरेशन का जो मसला है ना, वो लॉन्ग कंटेंट की तरफ वो आ ही नहीं रहा है। अच्छा, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तो अगर आप उसको उससे कनेक्ट बहुत एडवांस हो गया, आप कह रहे हैं वो बहुत एडवांस हो गया, तो हमें पहले उस चीज को सही करना पड़ेगा।
और उसके लिए हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा कि भाई एक पूरी जो है ना ऐसी मूवमेंट हो जो यंग जनरेशन को थोड़ा सा एज अ कम्युनिटी भी इसको कर सकते हैं। यस ऑब्वियस, बिल्कुल कर सकते हैं, और काम हो रहा है ये। ओके, देयर आर कम्युनिटीज बीइंग बिल्ड। जिस तरह मैंने बोला है कि मेरे जो उस्ताद हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी, ही इज डूइंग अमेजिंग जॉब, ओके, कि वो आपको आपसे मिला रहे हैं कि भाई क्या तुम बहते चले जा रहे हो, रफ्तार थोड़ी अपनी कम करो, थोड़ी सही है। रफ्तार कम करो, थोड़ा अपने साथ अकेले बैठो, थोड़ा सोचो। सही है। तो बट थिंग्स आर चेंजिंग एंड Correct. आई बिलीव कि दे आर चेंजिंग फॉर गुड। यू बोथ आर यंग and you are sitting here, Yeah, so it's, you know, yeah, it's a big indicator. yes. थैंक यू सो मच। Thank you so much, Amal. मेरा एक बड़ा डर था ना, जिस तरह वाटर फोबिया होता है, किसी को हाइट फोबिया होता है, तो मुझे वीडियो फोबिया था ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू यू कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया और आज वो डर भी जो है ना निकाल दिया। तो देखें, करने से ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं बिलीव करता हूँ कि हम फ्यूचर में ना इंशाल्लाह ताला जिस तरह काम हो रहा है, यूट्यूब पे कम्युनिटी बन रही है, एक्स पे कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, वी विल सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, मनी एंड ऑल दिस, यू नो, पर्सनल डेवलपमेंट स्टफ गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम पाकिस्तान, इंशाल्लाह। क्योंकि इंडिया में तो बहुत ही है। और सर ये मतलब ये जो है बहुत पीछे हैं भी हम लोग, इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो यही तो अपॉर्चुनिटी है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा है। इसको एज अपॉर्चुनिटी लें। बिल्कुल, मैं जरूरत इस अमर की है कि आप उन लोगों को सपोर्ट करें जो आ रहे हैं ना, यंग किड्स जो आ रहे हैं, इसमें आप डिस्करेज ना करें, डिस्करेज ना करें, आप यू सपोर्ट देम। बड़ा दुख होता है। मैं अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे एक पोस्ट पे एक बंदे ने बोल दिया, बड़ा मुझे दुख हुआ ना, क्योंकि उसको पता नहीं है, वो कंटेक्स्ट भी वो नहीं था। वो असल में आपने मेहनत इतनी की होती है, मैंने, लेकिन कोई आपको ऐसा बोल दे तो आप थोड़ा सा, मुझे भी बुरा लगा कि यार मैंने उसको रेस्पॉन्ड तो किया, लेकिन फिर उसने क्लियर भी किया ना, अगर आप उसके कॉरेस्पॉन्ड देंगे तो उसको मैंने कंफर्म मतलब क्लियर किया, क्योंकि अगर एक चीज़ बुरी बनेगी ना तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली आके उसको मैं ले ही नहीं आऊँगा। मैं क्यों करूँगा ऐसा? मैं इसके अंदर ये इट विल ऑलवेज हैपन। यस, आप जब मार्केट में होते हैं और आप जब लोगों के सामने पब्लिक फिगर बनते हैं, आप कुछ बोलते हैं, अपना एक नजरिया रखते हैं, तो लोग आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। एक उस बंदे में जो आगे बढ़ गया और एक उस बंदे में जो उस तनकीद से घबरा के पीछे बैठ गया, सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो आगे बढ़ जाता है ना उसको अपनी वैल्यू पता होती है। और वैल्यू पता करने का मैंने फार्मूला बड़ा अच्छा बताया था अपनी पहली वीडियो में, कि आप ये समझें मैं अहम क्यों हूँ, और आप अगर ये समझते हैं ना कि मैं अहम इसलिए हूँ कि मेरे पास ये नॉलेज है जो मैं लोगों को दे रहा हूँ, या मैं ब्रांडेड क्लोथ्स पहनता हूँ, या मेरे पास पैसा बहुत है, या मेरे पास जो है वो स्टेटस बहुत है, तो ये गलत वजह है। आप अगर ये चीज आपसे छिन जाएंगी तो क्या आप अहम नहीं रहेंगे? आप अहम इसलिए हैं कि आप एक कायनात का जर्रा हैं और आप इस कायनात के बनाने वाले की नजर में, बस ये आपके अहम होने की डेफिनेशन है ना। तो जब आप सेल्फ कॉन्टेंट रहेंगे और उसके बाद अगर आपको कोई वो चाहिए ना वैलिडेशन, तो इट वुड बी योर स्पाउस एंड देन इट वुड बी योर किड्स, बस उसके बाद आप दुनिया फतह कर लेंगे। आप देखें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वॉरेन बफे वंस सेड दैट के वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ इज हु यू चूज टू मैरी। आप देखें ना वो बंदा, उसको लोग किस वजह से जानते हैं? उसको लोग जानते हैं सिर्फ पैसे की वजह से ना। बट व्हाई ही इज सेइंग दैट? वही मतलब अगर आप इतने अचीव कर लें और आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए कोई फाइनेंशियली अलाइंड होना चाहिए, फाइनेंशियली, और जाहिर बात है कि अगर वो अलाइंड नहीं है तो इट विल बी कॉज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर यू। आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट जो है, कॉन्फिडेंस आपकी फैमिली दिलाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं घबरा, जब आपने मुझे इनवाइट किया था मैं घबरा रहा था, मुझे वो नहीं था, लेकिन फैमिलीज ने मुझे, सबने पुश किया, मेरे वालिद साहब ने, मेरी मिसेस ने और मेरी मदर ने, सब ने जो है ना, और उन्होंने कहा बस जाओ, एक अपॉर्चुनिटी है उसको। तो अगर आपने हीरो बनना है ना, देन ट्राई टू बी अ हीरो ऑफ योर किड्स, ऑफ योर स्पाउस, दैट्स ऑल यू नीड। आप अगर उनके हीरो बन गए, मैंने इस पे पहले भी कहा है कि अगर आपने उनसे सर्टिफिकेट ले लिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफहूम है कि best of you are those who are best with their family, and I am best with my family. Kayan will give me his best version for 2 hours, लेकिन एक टाइम पे जाके इनका रॉ वर्जन नहीं दिखेगा आपको। एक टाइम पे जाके आप अपना मास्क उतारोगे, और जब आप मास्क उतारते हो आप घर में उतारते हो, तो वो जो मास्क आपने उतारा और वही आपका कैरेक्टर है। I really second this, and this is a very important thing. Sometimes we neglect this stuff. Like we focus on too much on getting validation from outside, but again the validation come from inside yourself, then from your family, not from everybody else. तो आपको मेरे उस्ताद कहते हैं कि the only character certificate you can get which is worth it is from your spouse or your kids. So हम इसी पे इसका इख्तिताम करते हैं, और something that I would love to
आज फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि कोई अगर एडवाइस यंग इन्वेस्टर्स को, या अगर अपने से 5 साल पीछे चले जाओ, दो लाइंस में देना चाहो, तो व्हाट वुड इट बी? टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है। रील्स, एक वो बंदे जो रील्स देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, एक वो बंदे हैं जो बुक्स की समरीज पढ़ रहे हैं और नॉलेजेबल कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। आज से फास्ट फॉरवर्ड 10 साल बाद वो कहीं और होंगे, आप वहीं के वहीं होंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। और इसके अलावा वैल्यू क्रिएटर बने, मतलब आप जब मर जाए ना तो एटलीस्ट यार कोई एक बंदा भी अगर आपने बोल दिया ना यार ये इस तरह की वैल्यू दे गया है ना, गुड, तो ये भी आपके लिए अच्छी वेरी गुड शायान, थैंक यू सो मच। उमर? अच्छा, मैं तो ये देना चाहूँगा कि आप कभी भी मतलब किसी चीज़ को ना चेज ना करें। लाइक अगर आपको कोई चीज़ चेज करनी है ना, तो वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है, आप पहले उसको चेज करें। जब आप सही हो जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को ले आएंगे, डिसिप्लिन रिलेटेड नहीं है सिर्फ आप, अगेन मैं जाऊँगा कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, इमोशनल डिसिप्लिन है, आपकी ईटिंग का डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन इज़, आप डिसिप्लिन के साथ रहें। जब आप डिसिप्लिन को करेंगे ना अडॉप्ट, तो आप खुद ही ग्रूम कर जाएंगे। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आप अपने आप को बेहतरीन गिफ्ट दिए ही दे सकते हैं इस बात का। गुड। अमर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? मतलब हमारी तो ज़्यादा दी हमने, आप ही अपनी कोई इसमें एडवाइस। व्हाट आई वुड लव टू ऐड कि अगर आप एक यंग इंडिविजुअल हो ना, आप यू आर इन 20s, यू आर इन योर 80s, अर्ली 20s में हो, तो वर्क ऑन मल्टीपल इंटरेस्ट, ट्राई टू डेवलप मल्टीपल स्किल्स। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आप दोनों ने वो कोट सुना होगा विलियम शेक्सपियर का, बल्कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। So do you guys know it's not the full quote? Okay, what do you guys know about it? So मैं बताता हूँ। Full quote is Jack of all trades, master of none. Although sometimes better than master of one. wow, सही है। तो full quote है, मैं दोबारा full quote बताता हूँ। Jack of all trades, master of none. Oftentimes better than master of one. तो अब समझने की बात ये है कि इस कोट को आधा बताया जाता है, पूरा नहीं बताया यार। इवन तो ये कोट क्या बता रहा है पता है? ये कोट बता रहा है कि यू कैन बी यू कैन डेवलप मल्टीपल स्किल्स। लेकिन इस कोट को जानबूझ के आधा किया गया है इंडस्ट्रियल एक उसकी वजह से कि यू स्टिक टू अ लेबल, कि भाई मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। आपका जो माइंड है ना वही आपको रोकता है। यस, इनोवेशन से, नई चीजें। तो what I would love to say to young individuals के work on getting multiple skills। जरूरी नहीं है उनके मास्टर बनो तुम, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो शौक है ना उसको सीखो, उसको समझो। देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी कि आप अपना कैरियर एक ऐसी चीज में बना लो जिसके बारे में ना आपने पढ़ा हो कभी अपने एजुकेशन में, ना आपने उसके ऊपर कोई डिग्री ली हो, ना आपके पास सर्टिफिकेट हो, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी चीज मौजूद है जो आपको नो वन कैन बीट यू बीइंग यू। मतलब जो आप हो ना, आपसे बेहतर आप कोई नहीं बन सकता। सो उसको ढूंढने की कोशिश करो, मल्टीपल स्किल्स अपने अंदर। शायान इज एन प्राइम एग्जांपल, उमैर इज एन प्राइम एग्जांपल, दे बोथ आर अमेजिंग इन्वेस्टर। सो ट्राई टू डेवलप मल्टीपल स्किल्स, और उसके अंदर सबसे अच्छी स्किल ये है कि आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करो। सो विद दैट बीइंग सेड, शायान थैंक यू सो मच, यू डिड अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आई होप कि इस वीडियो, इस पॉडकास्ट, इस दोस्त कास्ट से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। एंड मैं क्लोज करूंगा इस बात पे कि लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। हमारा मास्टर क्लास का 4th बैच इज स्टार्टिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू थिंक इट्स अ वैल्यू, you can definitely register for it. अगले पॉडकास्ट में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे शायान। I hope कि you will be with us when Shayan bot becomes something, and Fajan bot becomes something, and I would love you to have, as a founder that sold his product in millions of dollars, inshallah taala. And thank you so much Umair, inshallah आप लोगों से मिलते हैं दोबारा से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।